रिसर्च का टॉपिक है वो तमाम का तमाम इस चीज़ पर बेस करता है कि किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करें। पहले जितने भी हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ा है उसमें या तो हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं या हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो भी कुछ इसी किस्म का ही है कि हमें एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, लेकिन जरा थोड़ा डिफरेंट वे से करना है। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल आप किसी फर्म में हैं और उन फर्म के डिफरेंट लोकेशन पे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, फैक्ट्री हैं, और वहां पर कुछ आइटम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। लाइक उनकी एक फर्ज करें एक फैक्ट्री जो है, अब वो फैक्ट्री वन एक लोकेशन पर है, देन उनके पास उनके एक और फैक्ट्री भी उनके एक और लोकेशन पर है, और उनके पास एक्चुअली टोटल में 3 प्रोडक्शन यूनिट हैं, 3 फैक्ट्रियां हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस पर हैं। वो जो है वो कस्टमर्स को सप्लाई देती हैं। उनके पास 2 कस्टमर्स हैं, इन दोनों कस्टमर्स को उन्होंने आइटम जो है वो सप्लाई में देने हैं। ठीक, इसको मैं कस्टमर 1 कह देता हूं और इसको मैं कस्टमर 2 कह देता हूं। कस्टमर 1 जो है वो उनसे 500 यूनिट डिमांड कर रहा है। जो भी वो प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइक एसी कह लें, एसी की प्रोडक्शन है उनकी, और जो कस्टमर 2 है वो 300 यूनिट उनसे जो है वो डिमांड कर रहा है। टोटल जो कस्टमर्स हैं 2, उनकी 800 एसी की डिमांड है। फैक्ट्रियां जो हैं वो जो प्रोडक्शन कर रही हैं वो साइज में ज़्यादा बड़ी, कोई बड़े प्रोडक्शन यूनिट हैं और कोई छोटे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। लाइक ये जो फैक्ट्री 1 है ये सबसे बड़ी प्रोडक्शन करती है, यानी कि ये 400 यूनिट जो हैं वो इनके ये इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। बाकी दोनों फैक्ट्रियों की 200 प्रोडक्शन कैपेसिटी है। फिलहाल मैं ऐसा प्रॉब्लम ले रहा हूं कि जितनी मार्केट में यूनिट्स की डिमांड आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसके 3 जगह पर फैक्ट्रीज की लोकेशंस हैं वो उनके पास उतनी कैपेसिटी के यूनिट जो है वो प्रोडक्शन में है। ये जब नहीं होंगे तो फिर हम बाद में देखेंगे। अब डिसीजन आपने क्या करना है। हमने इन फैक्ट्रियों से इन कस्टमर तक सप्लाई देनी है, यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करनी है। अब किसी कस्टमर्स की डिमांड ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी फैक्ट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन है, किसी में कम है। ये डेटा अवेलेबल है कि अगर आप फैक्ट्री 1 से कस्टमर 1 को एक यूनिट प्रोड्यूस करोगे, तो एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करोगे, सप्लाई दोगे, तो उसकी एक प्रोडक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। यानी कि आपको रास्ते में उसकी जो ट्रांसपोर्ट करना है आपने उसमें कुछ एक्सपेंस आएंगे, और उसका डेटा ज़ाहिर है हर कंपनी कैलकुलेट कर लेती है कि हमें कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो एक यूनिट की बनेगी। मैं प्रोडक्शन कॉस्ट की बात नहीं कर रहा इस वक्त, मैं सिर्फ और सिर्फ अगर बात कर रहा हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की इस वक्त बात हो रही है कि कितना खर्च जो है उस कंपनी, और ये डेटा उनके पास है। लाइक फर्ज कर लेते हैं कि वो $5 जो है एक यूनिट का रास्ते में जो भी एक्सपेंस आएगा वो आएगा। ये जो फैक्ट्री है ये इसको भी यूनिट सप्लाई दे सकती है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है $6 का। अब इसको ना समझे कि ये दूर है, ये तो मैंने वैसे ही एक थोड़ा सा ग्राफ स्केच किया है, तो इससे ताल्लुक नहीं है कि जी ज़्यादा दूर है कि ज़्यादा करीब है। और ये भी आपको समझ आ रही है कि ना फैक्ट्रियाँ कुछ सिस्टमेटिकली तो नहीं बनी हुई, लेकिन क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करना है नेटवर्क के थ्रू, तो इस तरह से। सिमिलरली फैक्ट्री 2 जब कस्टमर 1 को सप्लाई देती है तो वो $9, और जब वो कस्टमर 2 को सप्लाई देती है तो $6 में। और जो फैक्ट्री 3 है जब वो कस्टमर 1 को सप्लाई देती है तो $4, फैक्ट्री 2 को सप्लाई देती है तो $8। तो आपके पास टोटल जो ट्रांसपोर्ट यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमारे पास अवेलेबल है। फर्ज कर लें अगर मैं डिसीजन वेरिएबल ही इन्हें कह दूं कि डिसाइड करना है, अब डिसाइड हमें क्या करना है, हमें डिसाइड करना है फैक्ट्री 1 से कितने यूनिट हम कस्टमर 1 को सप्लाई में दें, और फैक्ट्री 1 से कितने यूनिट हम कस्टमर 2 को सप्लाई में दें, और सिमिलरली फैक्ट्री 2 से कस्टमर 1 को कितने यूनिट, कस्टमर 2 को कितने यूनिट, एंड सिमिलरली फैक्ट्री 3 से कस्टमर 1 को और कस्टमर 2 को कितने कितने यूनिट हम सप्लाई भेज दें,
ताकि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम आए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसके मुताबिक आप कहेंगे, जैसे हम डिसीजन वेरिएबल लिखते हैं, मैं जरा वन वन ऐसे लिख लेता हूं, जिससे मुराद पहला वन का मतलब है सोर्स, दूसरा वन का मतलब है डेस्टिनेशन। तो इसके ऊपर लिख दिया जाएगा फिर 1 2, ये जो है ये आ जाएगा 2 1, और दूसरा जो एरर आएगा वो आएगा x22। फिर थर्ड फैक्ट्री से फर्स्ट कस्टमर को जाएगा तो 3 1, और थर्ड फैक्ट्री से सेकंड कस्टमर को जाएगा तो 3 2। तो बेसिकली आपके पास 6 डिसीजन वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? 1 से 1 तक, फिर 1 से 2 तक कितनी सप्लाई देनी है, 2 फैक्ट्री से 1 कस्टमर, 2 फैक्ट्री से सेकंड कस्टमर, थर्ड फैक्ट्री से 1 कस्टमर, थर्ड फैक्ट्री से सेकंड कस्टमर। और यहाँ X11 से मुराद है नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम सोर्स 1 टू फैक्ट्री 1, कस्टमर 1 फ्रॉम सोर्स 1 टू कस्टमर 2, कितने यूनिट्स। अगर आप इस प्रॉब्लम्स को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से करें तो ग्राफिकल मेथड तो बिल्कुल अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 6 डिसीजन वेरिएबल्स हैं। हाँ बिल्कुल, अभी रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाएंगी, कंस्ट्रेंट्स भी हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? कंस्ट्रेंट ये हैं कि जो टोटल सप्लाई आपने देनी है कस्टमर 1 को, वो किसी सूरत में भी 500 से ज़्यादा नहीं होगी, 500 से कम नहीं होगी, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट, और उन्होंने आपसे डिमांड ही 500 यूनिट की कहें, तो ना तो आप उसको एक्स्ट्रा सप्लाई दोगे, आप उसे कह दें जी 500 यूनिट की आपका ऑर्डर था, हम 600 भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और ना ही कम, इसलिए भी आपने कम नहीं देनी। हाँ कभी हमारे पास प्रोडक्शन में कम होगी तो फिर देखेंगे कि उसको कैसे आपने टैकल करना है। तो हमारे पास जितनी डिमांड थी 800 यूनिट की, तो 800 यूनिट तो हमारे पास अवेलेबल है, तो किसी कस्टमर को हम कम सप्लाई नहीं देंगे। लेकिन 500 से ज्यादा सप्लाई नहीं मिलेगी, 500 से कम नहीं मिलेगी, क्योंकि सब हमारे पास सप्लाई डिमांड के लिए पूरी है। कस्टमर 2 पे भी हम कहेंगे कि उसकी टोटल डिमांड से हम एक्सीड नहीं करेंगे। फैक्ट्री 1, हाँ ये कर सकते हैं कि फैक्ट्री 1 की टोटल सप्लाई ना दें, कम दे दें, लेकिन आप उससे ज्यादा तो नहीं सप्लाई फैक्ट्री 1 से दे सकते। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आगे जाके हम इसको भी देखेंगे। फिलहाल ऐसा डिसीजन जिसमें हमने ये काम करना हो कि किस सोर्स से कितने यूनिट हम डेस्टिनेशन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव के तहत कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इट इज नॉट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कि यूनिट कितने का बन रहा है, इट इज जस्ट अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो। और इसी प्रॉब्लम्स को हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है अपने OR में डिसाइड करते हैं, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसी के रेलिवेंट होगा जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम। लोगों को जॉब पे लगाना है, हमारे पास कुछ टेक्नीशियंस अवेलेबल हैं, कुछ स्किल्ड वर्कर्स हैं, कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। फर्ज करें आप किसी ऑफिस में हैं, एक स्किल्ड वर्कर है, वो एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। आपको एक जॉब आ जाती है और उसे कहा जाता है कि कोई इलेक्ट्रीशियन भेजे जी, हमने वो हमारे घर का स्विच खराब हो गया है और वो उसने ठीक करना है। आप स्किल्ड वर्कर को उधर भेज दो और वो चले गया। अब आपके पास एक और भी है, मैं फर्ज कर रहा हूँ आपके पास 2 ही टेक्नीशियन है और वो अभी इनएक्सपीरियंस है, नया नया उसने आपके पास आया है, आप उसे पैसे भी पे में भी कम ही दे रहे हो। एक और आपको कॉल आ गई कि हमारे घर में जो मीटर है वो स्पार्क कर गया है और बड़ा प्रॉब्लम है, लाइट ऑफ हो गई है, तो आप जरा टेक्नीशियन भेजें ताकि हमारे वो जो जो मीटर है उसमें सप्लाई आउट नहीं हो रही, तो चेक करके बताएं। अब ये बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद उसके बस का रोक नहीं है, और जो आपने बंदा भेजा हुआ स्किल्ड पर्सन, वो आपने स्विच बदलने के लिए भेज दिया, वो भी शायद कोई आपने वाइस डिसीजन नहीं किया, और इसको भेज दिया आपने मीटर को देखने के लिए, बड़ा टेक्निकल काम था और ये भी वाइस डिसीजन नहीं। ठीक है ना? ऐसे ही कह लें कि आप फर्ज करें आप घर में थे और आपकी वालदा ने आपके कहा कि जाओ बेटा आज तुम घर में ही हो और बाजार जाओ और जाके ज़रा सब्जी तो खरीद लो। अब आप हैं MSc कर रहे हैं, अच्छे माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपको उन्होंने आपकी वालदा ने सब्जी लाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर के बाद आपके अब्बू आए हैं, आपका भाई क्लास 4-5 में पढ़ता है तो बड़ा जो चालाक, बड़ा क्लेवर, लेकिन अब्बू ने कहा कि चलो बेटा वो बैंक से फोन आया था, उनका कोई वहाँ पर कोई अकाउंट वगैरह का कुछ देखना है, तो जाके उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो फॉर्म वगैरह फिल कर दो।
अब छोटा भाई जो है वो बैंक में भेजा जा रहा है, क्योंकि घर में आप दो ही भाई थे, आप तो सब्जी लेने गए हुए हैं, और छोटा भाई जो है वो बैंक में वालदेन भेजेंगे जाके। अब मेरा ख्याल है कि वो इतना इफेक्टिव नहीं है, आपको बैंक में होना चाहिए था। वो सब्जी जो लेने वाला काम है ना, आपका छोटा भाई बड़ा चालाक है, उसे पता है कि ये जो सब्जी वाले हैं ये खराब सब्जी दे देते हैं, बेईमानी करते हैं, ये वो करते हैं, तो वो बड़ा इस मामले में माहिर था सब्जी खरीदने में। आप गरीब पहली दफा गए हैं, उसने आपको वो गले सड़े जो है वो सब्जी या फल वगैरह आपको दे दिए, घर आए तो आपको और ज्यादा परेशानी हुई कि ये आपने क्या कर दिया। तो आपकी वालदा कहती तुम्हें तो सब्जी भी खरीदनी नहीं आती। वो गया, और जो बैंक में छोटा भाई भेजा हुआ था वो थोड़ी देर बाद घर आ गया, वो मुझे पता ही नहीं चल रहा था, वो कहता था ये फॉर्म फिल करने हैं, वो तो लिखे इंग्लिश में थे, मुझे तो पता नहीं चल रहा था, और वो भी गया। दोनों काम इफेक्टिवली हो सकते थे, लेकिन हमने राइट पर्सन टू द राइट जॉब नहीं भेजा, जिसकी वजह से हम इफेक्टिवली दोनों काम नहीं कर सके। इसके लिए हमने, ये तो मैंने एक ऐसे ही, देखिए जो मैं एग्जांपल देता हूँ ना इस तरह से, तो इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि ये बिल्कुल मैथमेटिकली फिट हो जाती हैं हमारे टॉपिक पे, लेकिन आइडिया आपको जरूर समझ आ गया होगा कि जॉब असाइनमेंट का मतलब एक वर्ड समझ ले, राइट पर्सन टू द राइट जॉब आपने भेजना है, दैट्स ऑल। कि ठीक आदमी, अब आपके पास कुछ जॉब्स के लिए कुछ आदमी है, आप वहां मैनेजर हो, आपको वहां पर असाइनमेंट्स करनी है कि किस शख्स को किस जॉब के लिए भेजा जाएगा, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उससे ले सकें। आपकी वालदा अगर आपको बैंक भेजती, आपके भाई को सब्जी के लिए भेजती, तो शायद ये आप मैक्सिमम बेनिफिट उनको जो है वो मिल सकता है। तो पहले हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर हम जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज देखोगे कि आप जो पहले आपने प्रॉब्लम किए सिंप्लेक्स मेथड के और बाकी भी, उसमें ना आपको जरा बहुत कंप्रीहेंसिव मैथमेटिक्स नहीं मैंने आपसे डिस्कस किया, बड़ा लाइट सा मैथमेटिक्स डिस्कस किया कि जी इसको 1 कर देना है, डिवाइड कर देना, तो प्लस माइनस किया, रेशो ले ली, इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला आपसे शेयर नहीं किया गया, कोई कुछ नहीं। लेकिन इसमें शायद उस वो मैथमेटिक्स भी नहीं है, बिल्कुल जैसे आप ये समझ लें गेम्स नहीं है, बच्चे गेम्स खेलते हैं कोई, और उस गेम्स को खेलने के कुछ रूल्स होते हैं कि आप इधर जा सकते हैं, आपने इधर नहीं जाना, अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको इतना नुकसान होगा, बिल्कुल इस तरह की गेम्स है। आप ऐसे ही कह लें, अब देखेंगे कि नो, हाँ बैक पे मैथमेटिक्स है, जिन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया साइंटिस्ट ने, उन्होंने सारा कुछ मैथमेटिकली सॉल्व किया, और आपको समझाने के लिए उसने बिल्कुल जैसे कोई गेम होती है इस तरह से आपको समझा दिया। और मैं भी उसकी मैथ्स की बैक पे नहीं जाऊंगा, उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या थी, किस तरह से हुई थी, लिटिल बिट बस आपको मैं इंडिकेट जरूर किया करूंगा कि ये इस तरह से हमने सिंप्लेक्स मेथड में किया था, और उस स्टेप को हम देखें कितना इजीली हम इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स, प्रोडक्शन यूनिट कह लें, फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, फैक्ट्रियां कह लें, टू द सेवरल डेस्टिनेशन, कस्टमर है, हो सकता है वेयर हाउस है, हमने स्टोर्स में अपना सामान जो है वो स्टोर करना है, तो किस फैक्ट्री से किस स्टोर में हमने बेचना है। सप्लाई कैपेसिटीज एंड द डेस्टिनेशन रिक्वायरमेंट्स नोन। ये ना हो कि आप डिसीजन करने लगे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस फैक्ट्री में कितने यूनिट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो क्या डिसीजन करेंगे, या किस कस्टमर को आपने कितना ऑर्डर उनसे आया हुआ है, कितने आइटम भेजने हैं आपको पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सप्लाई भी हमें पता है हमारी टोटल हर यूनिट की सप्लाई कितनी है, और ये भी पता है कि हमारी जो हर डेस्टिनेशन पे कस्टमर है या वेयर हाउस है वहां पर हमने उनकी डिमांड किया है। जॉब असाइनमेंट क्या होगी? 1-to-1 असाइनमेंट ऑफ पीपल टू जॉब होगी। हमने, हमारे पास कुछ लोग होंगे और हमने एक एक करके उनको जॉब पे जो है वो भेजना होगा। ये कुछ कुछ बुक्स में ये जो जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम है, इसे स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इस तरह कहते हैं। वो जो पर्सन होता है ना, लोग, टेक्नीशियन कह लें, जो लोग हैं जिनको आपने जॉब पे लगाना है, वो सोर्स होगा और उसके पास सिर्फ एक प्रोडक्शन है, यानी कि वो एक शख्स है। या तो ना 400 यूनिट है फैक्ट्री के पास, आप उनमें से 200, 300, 400 जिस मर्जी डेस्टिनेशन पर भेज सकते हैं। लेकिन जो जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम है, आप समझ लें उसमें सोर्स आपके पास या रिसोर्स जो है वो सिर्फ एक पर्सन है। और आप भी नोट करें, वो एक जो पर्सन आप डेस्टिनेशन पे जहां भेजेंगे वो एक ही डिमांड पूरी कर सकता है ना, 400 यूनिट तो नहीं, आप उसको 400 नहीं भेज सकते। तो ये 1-to-1 है, 1-to-1 असाइनमेंट।
यानी कि आपको, अब जिसने आपको कॉल की है कि हमें कोई आदमी भेजें ये काम करवाना है, तो ये तो नहीं कहेगा 10 भेजें, वो कहेगा एक भेजें हमें ये काम करना है। तो 1 to 1 है, डेस्टिनेशन पे भी एक डिमांड है और सोर्स में भी आपके पास एक है। अगर 5 टेक्नीशियन है तो आपके पास 5 सोर्सेज हैं, 5 आपके पास जो है वो सोर्सेज हैं, 5 आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं। तो 1 to 1 जो है वो आपके पास अवेलेबल है। Transportation and the job assignment problems are streamlined version of the simplex method. आपको समझ आ रही थी कि ये है यो आप सिंप्लेक्स मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग है कि हमें अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन करना है। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि किसी भी जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर टोटल जो सप्लाई है वो उसकी डिमांड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और किसी सोर्स से जो टोटल आपने सप्लाई देनी है वो उसकी प्रोडक्शन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन है ना आपकी। लेकिन अगर आप खुद सोचें कि ये सिंप्लेक्स मेथड से अगर इस प्रॉब्लम को करते, तो सिंप्लेक्स मेथड से अभी जो आपसे एक छोटी सी एग्जांपल मैंने शेयर की है उसमें 6 तो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, और अभी इनइक्वालिटीज को इक्वल में बदलने के लिए आपको स्लैग सरप्लस भी यूज करने पड़ेंगे। तो ये तो फिर बहुत ज्यादा नहीं नंबर ऑफ इक्वेशंस बन जाएंगे हमारे पास। और आपने नोट किया कि जब सिंप्लेक्स मेथड में हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स ही होते थे, तो 2-3 आइट्रेशंस के बाद हम अपने अपने सॉल्यूशंस तक पहुंचते थे। और ये भी याद करना है कि ये बहुत छोटा सा मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपसे लिया जिसमें सिर्फ 3 फैक्ट्री हैं, और उसकी बात करें जिसमें उसके 10-12 मुख्तलिफ सिटीज में प्रोडक्शन यूनिट हैं और 40-50 कस्टमर्स हैं, तो कितना बड़ा ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनेगा। तो आपको पढ़ाने का मकसद क्या है? आपको पढ़ाने का, मैं हर हर लेक्चर में ऑलमोस्ट ये कह रहा हूँ कि आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको चीज समझानी, एल्गोरिथम समझाना, और को आपकी शायद आपसे डिमांड हो कि आप जरा इसको कंप्यूटराइज करें, जरा इसकी कोडिंग करें, इसकी कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दें जो कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। क्योंकि ये स्ट्रीमलाइन वर्जन है, सीधे किए हुए कह लें सिंपल वर्ड्स में, तो वो जो सिंप्लेक्स मेथड के स्टेप्स हैं कि एंट्री कैसे डिसाइड करना है, लीविंग कैसे डिसाइड करना है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से स्टार्ट लेना है, सॉल्यूशन को इंप्रूव करना है, वो जो वहां जो स्टेप करते थे कि मिनिमम रेशियो ले लें, स्लैग सरप्लस डाल लें ताकि स्टार्टिंग सॉल्यूशन आपको मिले, उस स्टेप को अवॉइड किया गया, उन्हीं को सॉल्व किया गया, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया गया। सिंप्लीफाइड वर्जन है उसके, ठीक है ना। तो इससे ये मुराद है स्ट्रीमलाइन वर्जन हैं, सिंप्लीफाइड स्टेप्स हैं उनके, और उनको आपको एक्सप्लेन कर दिया। जिससे क्या हुआ, कंप्यूटेशन टाइम्स आर फास्टर देन द सिंप्लेक्स मेथड। वो जो सिंप्लेक्स मेथड में मैनुअली या इवन कंप्यूटर्स में भी करना हो तो रिसोर्सेज तो है, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं जिनका कंप्यूटेशनल टाइम कम हो, जो रैम कम लें, जिनकी एग्जीक्यूशन जल्दी हो, तो मोर इफेक्टिव है वो। सेकंड एडवांटेज ये है कि ये ऑलवेज प्रोड्यूस द इंटीजर सॉल्यूशन। ये नहीं होगा कि अगर सिंप्लेक्स मेथड में तो कोई कंडीशन नहीं है कि ये इंटीजर सॉल्यूशन ही आएगा, वो डेसिमल में भी आंसर दे सकता है। तो ये ना हो कि आप सिंप्लेक्स मेथड लगा दें और वहां से पता चले कि फैक्ट्री से आप 300.25 AC सप्लाई में दें, तो डेसिमल में कैसे कि आप उसके प्लग प्लग रखते हैं बाकी दूसरी फैक्ट्री से आ जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है, कंप्लीट यूनिट जाना है, तो ये हमेशा आपको इंटीजर सॉल्यूशन ही देंगे। और आपके लिए मैसेज यही है, इट रिक्वायर्ड द लेस कंप्यूटर मेमोरी। क्यों से? अगर हम ट्रांसपोर्टेशन और जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम को इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाई सिंप्लेक्स मेथड, तो ये सिंप्लेक्स मेथड से ड्राइव किए हुए उनके सिंप्लीफाइड वर्जन हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स को जरा सिंप्लेक्स मेथड को आप जेन में रखेंगे। सिंप्लेक्स मेथड में हमने ये किया था कि एक इनिशियल सॉल्यूशन लिया था जो हमने पहले टेबल में रखा था, और उस इनिशियल सॉल्यूशन को बाद में हमने इंप्रूव किया था और अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशंस तक हम लोग पहुंचे थे। ये हमने स्टेप परफॉर्म किया, इनिशियल सॉल्यूशन एंड देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो जो इनिशियल सॉल्यूशन आपने लिया था उसमें आपने याद होगा कि हमने स्लैग वेरिएबल डाले, सरप्लस डाले, आर्टिफिशियल डाले, और उसके बाद हमने कहा कि ये वाले आपको इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन देंगे। अब यहां पर जो उन्हीं स्टेप के अल्टरनेटिव है, यानी कि वो स्टेप तो नहीं करने कि हम स्लैग डालेंगे, सरप्लस डालेंगे और सारा कुछ करेंगे, उन्हीं स्टेप का जो अल्टरनेटिव है इनिशियल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना। तो पहली डेवलपमेंट आई
उसको उस मेथड को हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इससे आपको पहला इनिशियल सोल्यूशन मिलेगा, ऑप्टिमल नहीं होगा, यानी कि वो आपको कह देगा इतने इतने यूनिट हर फैक्ट्री से भेज दें, इतनी कॉस्ट आएगी, और बाद में ऑप्टिमल सोल्यूशन में हम चेक किया करेंगे कि क्या कॉस्ट इससे मजीद कम हो सकती है। अगर कम हो सकती होगी तो हम उस सोल्यूशन को क्या करेंगे, इंप्रूव। अब सिंपलेक्स मेथड में तो सिर्फ एक ही वे था इनिशियल सोल्यूशन फाइंड करने का, कि जितने स्लैग वेरिएबल्स हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं वो इनिशियल सोल्यूशन देंगे और बाद में हम उसे मूव करेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इनिशियल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास और भी मेथड्स हैं। लीस्ट कॉस्ट मेथड भी है, और आप देखेंगे कि जब मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कर लूंगा और फिर कहूंगा कि जरा लॉजिकली सोचें, तो हमें ये मेथड कम से कम पहले से बेहतर नजर आएगा, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर डिसएडवांटेज भी होगा। फिर हम तीसरा एक और मेथड भी देखेंगे, वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तीनों मेथड हो सकता है सेम स्टार्टिंग सॉल्यूशन दें, आपको इनिशियल सॉल्यूशन दें, और हो सकता है तीनों मेथड के इनिशियल सॉल्यूशन ही डिफरेंट आए। लेकिन जिस मर्जी मेथड से आप इनिशियल सॉल्यूशन कर लें, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा वो तीनों फिर एक जगह चले जाएंगे, तीनों एक ही जगह पर देंगे ऑप्टिमल। ये नहीं होगा कि ये कहेगा ये ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल से मुराद मिनिमम कॉस्ट इससे आएगी, कोई कुछ और। तीनों ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेम देंगे, लेकिन उनके जो इनिशियल सॉल्यूशन हैं वो तीनों के ही डिफरेंट जो है वो हो सकते हैं। और ऑप्टिमल में भी हम दो स्ट्रेटजीज या दो मेथड्स देखेंगे, एक को हम कहते हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड और एक है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको मूडी मेथड भी कॉल करते हैं। तो इनिशियल सॉल्यूशन लेने के लिए 3 मेथड है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेने के लिए 2 मेथड है, और ये जो मेथड है ये स्ट्रीमलाइन वर्जन्स हैं किसके, सिंप्लेक्स मेथड के। तो ये इनिशियल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना था, तो बड़ा आसान था, स्लैग वेरिएबल डाल देते थे, इनिशियल सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता था, और फिर एंट्री लीविंग डिसाइड करके आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्यूशन इंप्रूव करते थे। एक ये ऐसे मैंने एग्जांपल जो है वो एक स्केच की हुई है कि ये कोई कंपनी है और उनके पास 3 जगह पर फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। डिस्मोनियस है, ये सिटीज के नेम है, 100 यूनिट वहां उस फैक्ट्री की कैपेसिटी है। एक फैक्ट्री जो है वो इवेंट्सवेल में है, 300 यूनिट वहां पर भी प्रोड्यूस होते हैं, और जो तीसरी फैक्ट्री है उनकी वो इंक्लूड है और वहां पर भी 300 यूनिट की कैपेसिटी है। तो ये उनके 3 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, एक जगह 100 यूनिट की प्रोडक्शन होती है, एक जगह 300, और थर्ड फैक्ट्री पे भी 300 यूनिट की ही प्रोडक्शन है। 3 और 3 6 और एक 700 यूनिट की उस फैक्ट्री की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, आप एसी कैसे बना रही थी, गाड़ियां बना रही थी, ये उनकी टोटल प्रोडक्शन है 700 यूनिट। उनके 3 वेयर हाउस हैं, कस्टमर कह दें, किसी जगह कस्टमर किसी जगह वेयर हाउस। वहां पर जो उन्होंने अपनी चीजें, ये यूनिट्स जो हैं वो एसी हैं या गाड़ियां हैं वो पहुंचानी है। एक जो वेयर हाउस है वहां पर 300 यूनिट आप स्टोर कर सकते हो, तो यहाँ 300 यूनिट आपने वहां पर स्टोरेज के लिए भेज देने हैं। एक जो है क्लिवलैंड, 200 यूनिट वहां रिक्वायर है, यानी कि वहां अगर कस्टमर है तो वो आपसे डिमांड कर रहा है, वेयर हाउस है तो वहां आपने स्टोर करने हैं। और तीसरा जो है वो बोस्टन है, जहां पर 200 की है। 200 ये है, 200 ये है और 300 ये है, 3 और 2 5 और 2 7, 700 यूनिट ही आपने ट्रांसपोर्ट करने हैं, रिक्वायर हैं, डिमांड है, और 700 यूनिट ही आपके पास जो है वो प्रोडक्शन में भी अवेलेबल है। अगर टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के बराबर हो, इसे हम कहते हैं कि ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। और जो एल्गोरिदम, जो प्रोसीजर आपसे डिस्कस करना है, उसकी पहली रिक्वायरमेंट ही ये है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस्ड। नहीं होगा तो हम पहले उसे बैलेंस किया करेंगे और फिर अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो वो बात की बात है जी कि नहीं होगा तो बैलेंस कैसे करना है, पहले हम ऐसा प्रॉब्लम नोट करेंगे जो कि ऑलरेडी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा। टोटल डिप्लाई एंड टोटल सप्लाई, इसका एल्गोरिदम करने के लिए जो टेबल होता है वो उस तरह का सिंप्लेक्स टेबल नहीं हम बनाएंगे, बल्कि एक रो साइड पे, अब मर्जी आपकी, रो साइड पे लिख लें, कॉलम साइड पे लिख लें, लेकिन रूटीन में हम क्या करते हैं, रो साइड पर हम सप्लाईज लिख लेते हैं। और मैंने बजाय इसके कि सिटीज के हर दफा नाम बोलूं, मैंने इनकी एब्रीवेशन ले ली। तो डी डिमोर्निस है, ई है वेंसवेल है, और एफ आ गया। इसी तरह से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें मैंने एब्रीवेशन पहले पहले लेटर्स ले लिए, क्लिवलैंड है, बोस्टन है, तो एबीसी।
अब ए बी सी ये हमारी वेयर हाउस है। ए जो वेयर हाउस है उसके ऊपर टोटल डिमांड जो है रिक्वायरमेंट जो है वो 300 यूनिट्स है। बी की रिक्वायरमेंट 200 यूनिट है और सी की रिक्वायरमेंट 200 यूनिट है। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखा हो तो आपने उसको टेबल फॉर्म में लिखना है। रो साइड पर आप सोर्सेज लिख लेंगे और कॉलम साइड पर आप रिक्वायर्ड लिख लेंगे। जरूरी नहीं है, इस वजह से मैं उसको बैलेंस नहीं कह रहा कि 3 फैक्ट्रियां हैं और 3 ही कस्टमर्स हैं तो इसलिए ये बैलेंस है या सोर्स डेस्टिनेशन पे है। बैलेंस इसलिए है कि टोटल यूनिट जो है वो 700 हमें रिक्वायर है और 700 यूनिट की ही टोटल हमारे पास प्रोडक्शन भी अवेलेबल है। जो फैक्ट्री डी है उसके पास 100 यूनिट अवेलेबल है, फैक्ट्री के पास 300 यूनिट अवेलेबल है और एफ के पास भी 300 यूनिट अवेलेबल है। तो टोटल ऑल टुगेदर उनकी कैपेसिटी जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी तो 700 यूनिट है और रिक्वायरमेंट भी 700 यूनिट है। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये कैलकुलेट की गई है, आपको अवेलेबल होगी, आपने नहीं कैलकुलेट करनी। अवेलेबल है कि अगर डी से एक यूनिट, डी फैक्ट्री से एक यूनिट एक कस्टमर को जाएगा तो एक ये पर यूनिट है तो एक यूनिट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो $5 है। रास्ते का खर्च कह दें, उसमें जो रास्ते में कोई टूल टैक्स और ये वो आते थे तो $5 एक की कॉस्ट बनती ना, हर कोई कैलकुलेट करता है। लेकिन अगर डी से बी को एक यूनिट जाएगा तो $4 में और डी से सी को एक यूनिट जाएगा सबसे सस्ता $3 में। एंड सिमिलरली बाकियों के लिए भी लिखा हुआ है कि हर सोर्स से हर डेस्टिनेशन को जब आप यूनिट ट्रांसपोर्ट करोगे तो कितनी कितनी उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो इस टेबल में सप्लाई अवेलेबल थी, डेटा लिखा था, टोटल रिक्वायरमेंट लिखी थी। इस टेबल में मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिख दी और आपने उसको भी टेबल में प्लेस करके अपना टेबल अब कंप्लीट कर देना। ऑल्दो आपको एग्जाम में हो सकता है डिस्क्रिप्टिवली मिले तो आप स्टार्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन टेबल जरूर बनाएंगे जिसमें रो साइड पर आप सोर्सेज लिख लें, कॉलम साइड पर आप कस्टमर्स लिखते हैं और जो सेल्स होंगे, जो स्क्वायर्स होंगे उनको आप रूट कह देंगे। ये कौन सा रूट है? ये डीए रूट है। डी सोर्स से ए पर जाना डीए रूट है। ये जो रूट होगा ये डी बी रूट होगा, ये रूट डी सी रूट होगा, देन ई ए रूट होगा, ई से बी तक सप्लाई जानी है और ई से सी रूट है। हर स्क्वायर एक रूट के तौर पर आएगा कि इस रूट पे एफ फैक्ट्री से बी कस्टमर को कितने यूनिट जाने हैं और एफ फैक्ट्री से सी कस्टमर को कितने यूनिट जाने हैं। तो ये 3 × 3 9 डिसीजन वेरिएबल्स हैं क्योंकि आपने 9 रूट का डिसीजन करना है कि किस रूट पे कितने कितने आपने यूनिट ट्रांसपोर्ट करने हैं ताकि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। अगर मैं इसको लीनियर प्रोग्रामिंग सेटअप में लिख दूं, लीनियर प्रोग्रामिंग सेटअप में तो वहां तो होता है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। एक यूनिट की कॉस्ट है $5 और डी ए रूट पे ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कि कितने यूनिट जो है वो आप इस रूट पे भेजेंगे। 10 भेजेंगे तो 5 × 10 कॉस्ट आएगी, 15 भेजेंगे तो 5 × 15 कॉस्ट आएगी। 9 डिसीजन वेरिएबल्स हैं और उनके जो कॉफिशेंट्स हैं वो ये हैं। इसमें जितने यूनिट भेजेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 तो इस रूट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। इस रूट से जितने यूनिट भेजेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 तो इस रूट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। तो 9 के 9 रूट्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। बाद में हमने डिसीजन किया जी कि किसी रूट पे नहीं भेजना है तो ठीक है वहां जीरो हो जाएगा, लेकिन हमें तो लिखना है ना। तो ये 9 डिसीजन वेरिएबल्स हैं जो कि सिंपलेक्स मेथड अगर लगाना हो तो ये 9 डिसीजन वेरिएबल्स आ जाएंगे जो कि टेक्निकली 9 रूट्स हैं। कंडीशंस क्या होंगी, लिमिटेशंस क्या होगी। फैक्ट्री डी से ए को सप्लाई जाएगी, ए बी सी कस्टमर्स हैं। फैक्ट्री डी से बी को सप्लाई जाएगी और फैक्ट्री डी से ही सी को सप्लाई जाएगी। तो जो फैक्ट्री डी से अगर तीनों कस्टमर्स को सप्लाई देनी भी पड़े हमें, किसी सूरत में भी फैक्ट्री डी की जो टोटल सप्लाई है वो 100 यूनिट से ज्यादा नहीं होगी क्योंकि फैक्ट्री डी की प्रोडक्शन ही 100 यूनिट्स है। हाँ, अगर यूनिट वहां से बच जाए, नहीं बेचने तो आप कहेंगे जी बच जाएंगे, ना बेचेंगे दैट्स फाइन। फैक्ट्री ई से एक कस्टमर को कितने भेजने हैं, ई से बी कस्टमर को कितने भेजने हैं और ई से सी कस्टमर को कितने भेजने हैं। उसकी लिमिटेशन ये है कि वो उसकी टोटल प्रोडक्शन से ये एक्सीड नहीं करेगी लिमिट।
एंड सिमिलरली फॉर फैक्ट्री एफ। इसी तरह से वेयर हाउस ए, कस्टमर ए कह दें, वेयर हाउस ए कह दें, ए में सप्लाई आएगी डी से भी, ए में सप्लाई आ सकती है ई से भी, ए में सप्लाई आ सकती है एफ से भी। टोटल सप्लाई जो तीनों कस्टमर से सोर्सेज से आएगी वो उसकी डिमांड से ना तो एक्सीड करनी है और ना ही उससे कम आप भेजेंगे कस्टमर को, क्योंकि उसने कहा 300 यूनिट चाहिए, हमारे पास अवेलेबल भी हैं। इसी तरह से बी और सी को। अगर आप इस प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना हमें कंसर्न हो तो 9 तो डिसीजन वेरिएबल्स हैं। 3 यहां पर आपको स्लैग इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, पहले 3 स्लैग इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और बाकी जो 3 इक्वेशन है इनमें 3 आर्टिफिशियल आपको इंट्रोड्यूस करने होंगे। टोटल जो है वो 15 वेरिएबल्स बनते हैं, जिसमें से 9 डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, 3 स्लैग होंगे, 3 आर्टिफिशियल होंगे, और आप खुद नोट करो कि 15 वेरिएबल्स का, और जो छोटा सा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जिसमें सिर्फ 3 फैक्ट्रियां और 3 कस्टमर्स हैं, तो इवन देन ये 15 वेरिएबल्स का सिंप्लेक्स मेथड टेबल बनता है। तो और बड़े प्रॉब्लम अगर हो जाएंगे जी, उनके तो 20 प्रोडक्शन यूनिट लगे हुए हैं, उनके पास 400 कस्टमर हैं, खुद अंदाजा लगाएं कि ये कितना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो बन जाएगा। तो फिलहाल आपको ये बताया जा रहा है कि इसका जो सिंप्लेक्स मेथड वर्जन है, अगर इसको सिंप्लेक्स मेथड में लिखना हो तो कैसे इसको लिखा जा सकता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो उसके कंपोनेंट थे, डिसीजन वेरिएबल सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, तो ये बनते हैं। और अगर सोल्यूशन की जाने जाना है तो वो भी मैंने इंडिकेट कर दिया कि 15 वेरिएबल्स बनेंगे, और उस पहला टेबल जो है, और उसके बाद उसी तरह से एंट्रिंग लीविंग डिसाइड करेंगे। इवन अगर उससे आपको कंप्यूटर से भी करना हो, सॉफ्टवेयर से भी अगर आपको करना हो, तो इवन देन ये बहुत लेंथी आपका प्रोसीजर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम उस साइड पे जो है वो नहीं जाएंगे। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है क्या, मैं ये दोबारा से पढ़ूंगा और देन इसको 2 दफा मैं करूंगा, तो एक दफा फिर मैं कर लूं, फिर मैं इसको आके दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका टेबल है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, रूट कह दें, कॉर्नर कह दें, इसलिए क्योंकि नाम है, तो ये पूरा टेबल बना हुआ है, और ये डिसीजन अब हमने करना है हर रूट पे कितनी कितनी सप्लाई आपने भेजनी है। इस टेबल का ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। आप उसे ये तो हमने डिस्कस करना है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या करेगा, ये आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल सॉल्यूशन देगा, एक बेसिक फिजिबल इनिशियल सॉल्यूशन देगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने ये देख लेना कि आपको जो प्रॉब्लम दिया जा रहा है क्या जो बैलेंस है, क्योंकि ये जो स्टेप हम करने लगे हैं ये सब के सब उस वक्त एप्लीकेबल है अगर वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम उसको कहते हैं जिसमें सोर्सेज और जो डेस्टिनेशंस है उनकी तादाद नहीं, वहां पर जो सोर्सेज के ऊपर जो टोटल उनके पास सप्लाईज हैं और जो डेस्टिनेशन की या कस्टमर्स की जो टोटल यूनिट्स की डिमांड्स हैं वो बराबर होंगी, तो तब हम कहेंगे कि जितनी डिमांड है उतनी ही हमारे पास सप्लाईज अवेलेबल है, तो इसलिए ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ये जो रो साइड है ये सारी की सारी सप्लाईज हैं और इनके पास टोटल 700 यूनिट की कैपेसिटी है। कॉलम साइड पे डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये भी 3 2 5 2 7 सर्वर बनते हैं, तो ये बैलेंस है। तो इसके बाद हमने अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करना है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट टॉप लेफ्ट कह रहे हैं, बस वहीं से आपने उसी एज से स्टार्ट कर लेना, उसी एज से ही स्टार्ट कर देना। और मैंने जैसे कहा था ना कि हम हमारे बुजुर्ग होते हैं, कहता जी बस जी बिस्मिल्लाह करो, सोचना सोचना की है, बस एक बड़े हो, एक नुकरों शुरू हो जाओ, बस एक नुक्कर से हमने स्टार्ट कर देना है, विदाउट थिंकिंग एनीवन कि जी कितनी कॉस्ट आती है वहां पर, उस रूट के ऊपर क्या हो रहा है, छोड़ें इस चीज को, फौरन हमने इस साइट से स्टार्ट कर देना है और ये डिसीजन करना है कि डी सोर्स से ए डेस्टिनेशन को कितने यूनिट हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब ये वो स्टेप हो गया जो कि हम करते थे कि स्लैग वेरिएबल डाल दें ताकि आपको एक फिजिबल सॉल्यूशन मिले, ये उसके इक्विवेलेंट है कि कितने को यूनिट इसमें रखें। आप इस स्क्वायर की रो साइड देखेंगे तो फैक्ट्री डी के पास टोटल सप्लाई 100 यूनिट की अवेलेबल है। आप इसकी कॉलम साइड देखेंगे
कस्टमर ए को जो यूनिट मिलने चाहिए वो मिलने 300 चाहिए। अब आपने क्या डिसीजन करना है कि जी यहाँ 300 मिलने चाहिए लेकिन यहाँ पर है ही 100, तो फिर 100 ही डिसाइड करेंगे ना यहाँ भेजिए, क्योंकि आप 100 से ज़्यादा तो भेज ही नहीं सकते, आपके पास तो यूनिट इस रूट पे नहीं है, बाकी फिर 200 किसी और जगह से भेज देंगे। तो पहला आपने एलोकेशन कर देनी है जो रो और कॉलम में से मिनिमम हो, बड़ा आसान है, सिर्फ मिनिमम ढूंढ के एलोकेट कर देना आपने। 100 यूनिट एलोकेट कर दिए, साथ ही आपने सप्लाई एडजस्ट कर देनी है। और मैंने कहा था कि अगर आप मैनुअल पेपर पे कर रहे हो तो एक ही टेबल बनाओ और उसको रब करके काट के आप एडजस्टमेंट करके कह दो कि फैक्ट्री डी की सप्लाई पूरी हो गई। अब तो फजूल है ना उसको हर डिस्कशन में लेकर आना कि अच्छा जी फैक्ट्री डी से कितने यूनिट आप भेजें, काम उसके पास तो सप्लाई हमने डिसाइड कर दी है और अपने टेबल की डायमेंशन रिड्यूस कर दी, बस ये रह गया। अब फिर टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये आ गया, इस रूट पे जो कि ई फैक्ट्री है इसके पास 300 यूनिट अवेलेबल है, लेकिन ये जो सुकेयर है ये एक कस्टमर का है, बट उसकी डिमांड 300 नहीं है, उसकी डिमांड सिर्फ 200 रह गई है, क्योंकि 100 तो हम उसको ऑलरेडी दे चुके हैं। दोनों में से मिनिमम एलोकेट कर दें, तो 300 जो कि उसकी रो साइड है, 200 जो कि उसकी कॉलम साइड है, मिनिमम उसमें 200 यूनिट हैं, तो 200 यूनिट यहाँ एलोकेट करेंगे और एडजस्टमेंट कर देंगे। 200 यूनिट एलोकेट किया, एडजस्टमेंट कर दिया, जिस साइड पर जीरो हो गया क्रॉस आउट कर दिया, ये आइट्रेशन भी रिड्यूस हो गई और अब आपके पास ये 4 सेल रह गए, 4 रूट रह गए कह रहे। टॉप लेफ्ट फिर ये आ गया, इसकी रो साइड देखी 100 है, कॉलम साइड देखा 200 है, 100 एलोकेट किया, मिनिमम जो इनमें से मिनिमम है वो एलोकेट कर दिया आपने और इसकी एडजस्टमेंट करके जिधर जीरो हो गया वो स्ट्राइक कर दिया और कह दिया ई फैक्ट्री की हमने सप्लाई दी सारी की सारी जो है वो एडजस्ट कर दी है। एंड देन टॉप लेफ्ट फिर ये रह गया, क्योंकि 2 सेल रह गए ना आपके टेबल में, 2 सेल रह गए। अब यहाँ पर 100 है, इधर 300 है, लेकिन इधर 100 है, 100 एलोकेट करेंगे, सप्लाई को एडजस्ट करेंगे, इधर सप्लाई एडजस्ट करेंगे और जिधर जीरो हो गया स्ट्राइक आउट कर देंगे। लास्ट सेल रह गया, आखिरी सेल, 200 यूनिट है, 200 यूनिट अवेलेबल है। अगर किसी जगह पर कम ज्यादा हो गए तो आप समझिए प्रॉब्लम बैलेंस था ही नहीं और आपने ऐसे ही इसको स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आपके पास 200 यूनिट हो गए, ए भी जीरो हो गया, दो साइड भी जीरो एंड स्ट्राइक आउट सब कुछ है। ये चेक कर लेंगे आप, टोटल सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है, टोटल डिमांड फुलफिल हो चुकी है। इसे हम टेबल का ना, इसे कहते हैं रिम कंडीशन पूरी हो गई। जैसे होता है ना वो टेबल का रिम होता है, आउटर साइड कह लें, ठीक है ना, इनसाइड और रिम, रिम गाड़ी के टायर का रिम, इसे हम कहते हैं रिम कंडीशन। रिम कंडीशन पूरी होने का मतलब है कि जितनी सप्लाईज थी हमारे पास हमने ऑल टुगेदर सारी की सारी हमने कस्टमर्स को एलोकेट कर दी हैं कि किस रूट से कितने यूनिट जाएंगे। डी फैक्ट्री से ए को 100 यूनिट जाएंगे तो $500 की कॉस्ट आएगी। Solution is feasible since demand and supply constraints are all satisfied। क्या था, डिमांड सप्लाई कंस्ट्रेंट थे, डिमांड पूरी करनी थी, सप्लाई खत्म करनी थी, डिमांड साइड पर देखें सब जीरो है, सप्लाई साइड पर देखें सब जीरो है, पूरी कॉस्ट कैलकुलेट होने लगी है कि इस टोटल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी। इस रूट की कॉस्ट आएगी $500, इस रूट की कॉस्ट आएगी $1600 और 16, इस रूट की कॉस्ट आएगी $400, इस रूट की कॉस्ट $700 और इस रूट की कॉस्ट $1000। $4200 में 700 यूनिट जो 3 फैक्ट्रियों में आपके पास अवेलेबल थे आपने 3 वेयर हाउसेस तक पहुंचा दिए हैं और टोटल आपके ख्याल में ये जो टोटल कॉस्ट आती है ये फिलहाल ₹4200 है। अभी नहीं हम कह रहे ये मिनिमम है, अभी नहीं हम कह रहे ये ऑप्टिमल है, हम कह रहे हैं ये एक कुछ तो डिसाइड करना था ना। हम बजाय इसके कि बिल्कुल ब्लाइंडली ये कोई चीज करते तो किसी सिस्टमैटिक वे से हमने ये डिसाइड किया कि एक एक फैक्ट्री की हम सप्लाई खत्म करते गए या फिर कस्टमर की तरफ आ गए, लेकिन जब तक कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं की या जब तक सप्लाई हमने कंप्लीट उसकी यूज नहीं की उस वक्त तक हम नेक्स्ट रूट के डिसीजन पे नहीं गए। ऐसे कर रहे थे ना कि इधर जब फैक्ट्री की डिमांड पूरी हो गई तो हमने कहा ले जी फैक्ट्री तो गई, अब लेकिन अभी उस जिस कस्टमर को 100 यूनिट भेजे थे उसमें 200 यूनिट अभी भी उस कस्टमर के बचे हुए थे। हमने किसी और रूट पर बाद में गए, पहले कहा जी इस कस्टमर को तो पकड़े ना जिसको हमने लिया हुआ था। सब दो चीजें थी ना, एक हर रूट में एक आपके पास सप्लाई
डिसीजन वेरिएबल था, एक आपके पास डिमांड का था। अगर वो सप्लाई पूरी हो गई है लेकिन डिमांड अभी पूरी नहीं हुई तो आपने उसी को कंसंट्रेट किया। देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में होगा ही ये, ऑटोमेटिकली ये होगा। जब तक कस्टमर जिसको आपने स्टार्ट में लिया है या सप्लाई, जब तक वो फुलफिल नहीं होगी आप नेक्स्ट रूट पे मूव भी नहीं करेंगे, यानी कि नेक्स्ट कस्टमर या नेक्स्ट फैक्ट्री पे नहीं जाओगे। देखिए जब आप यहां पर आए थे, पहली आइट्रेशन के बाद जब आप यहां पर आए, ये वाला, आल्दो सप्लाई तो इसमें पूरी हो गई, ये तो खत्म हो गई, लेकिन चूंकि इस कस्टमर को अभी आपने एलोकेशन की हुई है और पार्शल एलोकेशन की है, जब आप इस रूट पर आए जो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूट पड़ता है, तो देखें जब तक ये पूरा नहीं हुआ उस वक्त तक आपने नेक्स्ट कस्टमर की जानिब नहीं देखा। और जैसे ही ये कस्टमर की डिमांड पूरी हुई, अब आपने कहना है कि हमने इस फैक्ट्री की सप्लाई शुरू की हुई है, इसके पास अभी पार्शियल सप्लाई रहती है, तो देखें जब आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लिया, ये लिया, अब इस फैक्ट्री को ही आप डिसीजन में लेकर आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर आपने जरूर नया ले लिया, लेकिन फैक्ट्री जिसकी सप्लाई आपने शुरू की हुई है उसी को ही आप पहले सारा कंसंट्रेट कर रहे हैं। जैसे ही उस फैक्ट्री की सप्लाई पूरी हुई है, अब आप नई फैक्ट्री पर आए हो, लेकिन कस्टमर चूंकि आपने बी को कुछ सप्लाई दे चुके हैं, तो अब भी आप बी कस्टमर को ही कंसंट्रेट करोगे और देखेंगे बी कस्टमर ही अभी तक है। अब इसकी सप्लाई जब आप डिमांड पूरी कर दोगे और फिर आप जाके कहोगे नहीं जी ये सारी फैक्ट्री खत्म, तो जो जिसको कहते हैं ना एक वड्या शुरू की था, तो जब तक हमने फैक्ट्री की सप्लाई पूरी खत्म नहीं कर दी या कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं कर दी, उस वक्त तक हमने ना तो नई फैक्ट्री पे गए ना ही नए कस्टमर्स के रूट को आइडेंटिफाई किया। अब मैं वो जो स्टेप्स लिखे हुए थे उसे पढ़ रहा हूं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या है? स्टार्ट इन द अपर लेफ्ट हैंड सेल, बिल्कुल हमने अपर हैंड सेल से स्टार्ट किया था, एंड एलोकेट यूनिट टू द शिपिंग रूट एज, कैसे करना है? कहता है एग्जॉस्ट द सप्लाई, फैक्ट्री कैपेसिटी को खत्म करना है, ऑफ ईच रो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट रो, यानी कि अगली फैक्ट्री में जाने से पहले आपने पहली जो फैक्ट्री है उसकी सप्लाई पूरी करनी, यही कर रहे थे ना। फिर एग्जॉस्ट द डिमांड, कहता डिमांड पूरी करें पहले, ऑफ ईच कॉलम बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलम, जब तक मैंने हर कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं की मैंने अगले कॉलम में शिफ्ट नहीं किया। और आखिर में कहता है जी चेक कर लें ये तमाम सप्लाई और डिमांड रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हैं, सप्लाई एंड डिमांड रिक्वायरमेंट्स आर मेट। ये है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, है ना बच्चों की गेम की तरह, क्या कि जी कहां से स्टार्ट लेना है, कैसे यूनिट रखने हैं, तो बस उस रो कॉलम का मिनिमम देख के यूनिट रखते जाएं, सप्लाई और डिमांड अपडेट करते जाएं, और करते करते नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर टॉप इसी पैटर्न को फॉलो करते करते आप जो है वो पहुंच जाएंगे। $4200 जो है वो कॉस्ट आएगी। तो ये हमारे फिलहाल एक सोल्यूशन इनिशियल लिखा है, अगर वो मजीद हमें इंप्रूवमेंट दे सकता होगा तो हम जरूर इसको जो है वो इंप्रूव करेंगे, लेकिन फिलहाल ये इनिशियल है। अच्छा, एक आइडिया ये है, जरा सोचे भी कि बजाय इसके कि हम एक साइड से स्टार्ट कर दें बगैर सोचे समझे, लॉजिकली क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो सबसे कम कॉस्ट वाला रूट है पहले उसको, उसके ऊपर तो ये ना हो कि बाद में हमारे पास वो रूट रह ही जाए। देखें अगर मैं वैसे आपसे इस वक्त जो डिस्कशन कर रहे हैं इसके मुताबिक डी फैक्ट्री से सबसे सस्ते आइटम जाने थे सी कस्टमर को, $3 का एक, और हमने वो रूट यूज ही नहीं किया हुआ। और जरा ई में भी देखें, ये भी सस्ता तरीन रूट था, ई से अगर आप सी को भेजते तो वो भी $3 का ही जाना था, और मैंने वो दोनों रूट नहीं इस्तेमाल किए। चार, इसके बाद सस्ता रूट था 4 वाला, वो भी यूज नहीं किया, और उसकी बजाय मैंने 8 वाला रूट यूज किया हुआ है, 7 वाला रूट यूज किया हुआ, 5 वाला। लगता ऐसे है कि ये तो बिल्कुल ही हमने वो जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर था, ठीक है इनिशियल तो था, लेकिन हमने जो तो बड़ा ही रफ सा डिसीजन किया है, इसने तो बिल्कुल भी शायद बिल्कुल भी बचत ना हो तो काफी हो सकती थी, क्योंकि सस्ते तरीन जो रूट है वो तो हमने मिस किए हुए हैं, वो तो हमने यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। बिल्कुल लॉजिकली समझ आई कि यस करना ही ऐसे चाहिए था कि जो रूट लीस्ट कॉस्ट करते हैं, सस्ते तरीन है, चीपेस्ट हैं, वहां से स्टार्ट लेना चाहिए था। ठीक है ना। चलें अब इस एल्गोरिदम में हम यही काम करते हैं, बजाय इसके कि रूट कैसे डिसाइड करना है
कि जी जो भी टॉप लेफ्ट पर आ जाए वो डिसाइड करते जाएं, तो ऐसे नहीं करेंगे। जो चीपेस्ट रूट होगा, सस्ता तरीन रूट होगा, वो हम सेलेक्ट किया करेंगे। इस टेबल में देखें तो एक जो पहला रूट है 5 है, फिर 4 है, फिर 8 है, 4 है, 3 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 ये चीपेस्ट है। 2 है, बल्कि आप कोई भी ले सकते हो, ऑर्बिटरली आपने एक ले लेना। वो कोई बात नहीं, एक रूट यूज करेंगे ना अगला भी हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 700 यूनिट पहुंचाने हैं तो जरूर यूज होगा वो उसकी हमें फिक्र नहीं है। तो कोई रूट अब सिलेक्ट टॉप लेफ्ट नहीं करना, चीपेस्ट करना है बस। और एलोकेशन पैटर्न एग्जैक्टली वही करना है। ये रूट आ गया, इसकी रो साइड देखेंगे, इसकी कॉलम साइड देखेंगे, मिनिमम 100 है, एलोकेट कर देंगे, सप्लाई एडजस्ट कर देंगे, जहां जीरो होगा वहां काट देंगे। बाकी सारा एलोकेशन का काम एग्जैक्टली वही, सिर्फ रूट सिलेक्शन आपने लीस्ट करनी है, टॉप लेफ्ट नहीं करनी, इसे नहीं करना, लीस्ट करना है। तो आप और एलोकेशन उसी तरह से करनी है। 100 यूनिट एलोकेट कर दिए, 0 हो गया, 100 हो गया और स्ट्राइक आउट हो गया। ये शायद हमारा वाइस डिसीजन है कि डी से ए को भेजने की बजाय जो $500 में पहुंचते थे, अब हमने डी से सी को भेजी है, जो कि वही 100 यूनिट $300 में चले गए। तो फैक्ट्री डी की जो सप्लाई थी वो अपनी डेस्टिनेशन में पहले 500 यूनिट तक गई थी और अब हमने उसे 300 यूनिट से पहुंचा दिया है। ओके, अब आपने वो बात कस्टमर डिमांड नहीं पूरी करनी, आपने चीपेस्ट रूट देखना है। वो कहीं पर भी हो सकता है, बाई चांस वो इसी कस्टमर के लिए एक और भी चीपेस्ट है। फिर वही एलोकेशन, रो साइड देखेंगे, कॉलम साइड देखेंगे, 100 मिनिमम है, 100 एलोकेट करके और सप्लाई एडजस्ट कर देंगे। सप्लाई 0 कर दी यहाँ पर और यहाँ 200 हो गई, एडजस्टमेंट हो गई। और जैसे ही कस्टमर की डिमांड पूरी हुई, 0 स्ट्राइक आउट हो गया। नेक्स्ट चीपेस्ट रूट 400, रो साइड देखेंगे 200 है, कॉलम साइड देखेंगे 200 है। यहाँ एक केयर करनी है, दोनों सेम टाइम स्ट्राइक आउट नहीं करने। वो मैं रीजन बता दूंगा, वो मैं रीजन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, लेकिन दोनों आपने सेम टाइम स्ट्राइक आउट नहीं करने। अगर सेम टाइम में कैपेसिटी भी पूरी हो जाती है और कस्टमर की डिमांड भी पूरी होता है ना, 0 होता है तो हम वो रो या कॉलम स्ट्राइक करते हैं। अब यहाँ पर रो भी 0 हो जाएगा, कॉलम भी 0 हो जाएगा, तो आपने दोनों स्ट्राइक नहीं करने, रीजन बाद में, दोनों नहीं करने, एट ए टाइम सिर्फ एक करना है। और एडजस्टमेंट तो करेंगे, यहां पर भी 0 आएगा, यहां पर भी 0 आएगा, लेकिन या रो काट दें या कॉलम काट दें। ये नहीं है कि रो साइड, जब दोनों में से एक काटनी है तो रो साइड काटनी है कि कॉलम साइड, एनी वन। ठीक, अब रह गए आपके 2 रूट, एक 8 और एक 9। अब चीपेस्ट दोनों में से ये है, बाकी तो सारे आउट हो गए ना। अच्छा जी, इसकी रो साइड 0, इसकी कॉलम साइड 0। अब यहां 0 रखना है, आप प्रॉपर रखना है। रीजन बाद में मैंने कहा ना कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता, 0 प्रॉपर रखना है आप। ठीक, और अब रह गया सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर, दैट इज 9, और इसकी रो साइड और इसकी कॉलम साइड 300 यूनिट है, रो में भी 300 कॉलम। हाँ, आखिरी जब आए तो फिर दोनों इकट्ठे स्ट्राइक कर देंगे आप, ये ठीक है। वो ऐसी रेड लाइन मैंने लगाई है ये बताने के लिए कि 2 मैंने किए हैं। अब आपने नोट किया, रिम कंडीशन पूरी हो गई, सारी सप्लाई सारे कस्टमर्स तक हमने पहुंचा दी। एक देखें, आपको लगेगा ये कि ये तो बड़ा ही वर्स है क्या। नोट किया, इस एलोकेशन के मुताबिक जो सबसे कॉस्टली रूट है $9 का, सबसे कॉस्टली यही है ना, उससे ज्यादा तो महंगा और रूट है ही नहीं। और सबसे ज्यादा यूनिट मैंने इसी से भेजे, 300 यूनिट। अमेजिंग, वाकई हमने लीस्ट कॉस्ट की बात करते गए, बड़ी फिक्र की, बच बचा के आखिर में बचा तो पता चला कि जो आखिरी एलोकेशन की है वो सबसे महंगी हुई है। ये तो फिर कॉस्ट नॉर्थ वेस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो पहले चेक कर लेते हैं। ले जी, $100 बच गए आपके, 4100 में पहुंच के सारे यूनिट। पहले कितने थे? 42, वही 700 यूनिट $42 $100 में गए, और इस एलोकेशन के तहत जो $4100 में गया, $100 बच गया। एक्चुअली छोड़ दें इसको कि आपने मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ लोगों को तो सब वैसे सोच लेते हैं। हुआ था पिछली दफा, मैं कहा सोचें जरा, वो कर करा के कहता जी 2 2 3 4 घंटे लगाए मैंने, वो कभी कुछ हो जाता था, फिर एक और पता चलता था ऐसे करे तो लॉट ऑफ ऑप्शंस है। एल्गोरिथम यही होता है कि डेफिनेट स्टेप के पास आपको कुछ आएगा। तो ये हमने फिक्र की जी 900 पे आया,
वो छोड़ दें। देखिए 80-4100 आपको कॉस्ट पड़ रही है, छोड़ दें इसको सोचने को कि क्यों हमने 900 पे भेजा। हाँ, अगर आप इसे को बेहतर कर सकते हैं तो कर लें। कैन यू इमेजिन, इससे भी बेहतर हो सकता है। शायद का लफ्ज है। तो ये दूसरा मेथड था इनिशियल सोल्यूशन का। तो पता चला कि हर जो इनिशियल सोल्यूशन है वो आपको सेम एलोकेशन नहीं करता, बल्कि कोई ज्यादा भी है और कोई उसी वक्त इंप्रूव कर देता है। अभी भी शायद ये इससे भी ज्यादा इंप्रूव हो जाए और शायद यही ऑप्टिमल हो, वो तो बात की बात है। तीसरा जो मेथड है, अच्छा अब मैं जरा लीस्ट कॉस्ट मेथड की थ्योरी पढ़ देता हूं ताकि हमें पता चले थ्योरी में क्या लिखा है। द लीस्ट कॉस्ट मेथड फाइंड्स अ बेटर स्टार्टिंग सॉल्यूशन। यस, वाकई बेटर था। कैसे? बाय कंसंट्रेटिंग ऑन द चीपेस्ट रूट। उधर क्या लिखा था? लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर रूट। अब यहां क्या कह रहे हैं, कैसे हम देखते हैं चीपेस्ट रूट को कहते हैं। assign to the cell root कह दे with the smallest unit cost। assign ties are broken arbitrarily। अगर दो सेल की कॉस्ट, दो रूट की कॉस्ट स्मॉलेस्ट है, चीपेस्ट है, तो किसी एक को ले एलोकेट कर दिया। कहता है क्रॉस आउट द सेटिफाइड रूट। क्रॉस आउट द सेटिस्फाइड रो और कॉलम, यानी कि जिसकी डिमांड पूरी हो गई या जिसकी सप्लाई खत्म होगी, क्रॉस करते हैं। एंड एडजस्ट द अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड अकॉर्डिंगली। सप्लाई जो बाकी बची वो एडजस्ट कर ले। तो ये वो पॉइंट है जो कि मैंने कहा था कि सेम टाइम में करना। इफ बोथ अ रो एंड अ कॉलम आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, ओनली वन इज क्रॉस्ड आउट। सिर्फ एक क्रॉस आउट करना, दोनों नहीं करने। और उसके बाद फिर क्या करना, ये एक एक आपका समझ लें लूप चल पड़ा। फिर आपने लुक फॉर द अनक्रॉस्ड आउट सेल्स विद द स्मॉलेस्ट यूनिट कॉस्ट। फिर जो बच गए फिर दोबारा से यही स्मॉलेस्ट यूनिट कॉस्ट एंड रिपीट द प्रोसेस until we are left the end with exactly one uncrossed out rows or column। आखिर तक इसी तरह से आप कहते करते जाएंगे, एलोकेशन यूनिट की करते जाएंगे, सप्लाई डिमांड एडजस्ट करते जाएंगे, और लास्ट पर पहुंचेंगे तो जितनी सप्लाई हैं, जितनी डिमांड जो है वो दोनों फुलफिल हो जाएंगे और हम कहेंगे कि हमने एलोकेशन कर। ये था लीस्ट कॉस्ट मेथड, जो कि आपको ज्यादा बेहतर सोल्यूशन दिया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। अगर आप दोनों की कंपैरिजन की बात करें मैनुअली एज वेल एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए, जब बनाना हो, एल्गोरिथम बनाना हो, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूट जो है वो लेस कैलकुलेशन रिक्वायर करता है। क्यों? आप पहले पूरे टेबल में से चीपेस्ट कॉस्ट ढूंढते, ये आपको थोड़ा सा तो एफर्ट करनी पड़ी ना कि अब अच्छा जी अब नेक्स्ट चीपेस्ट कौन है, अब नेक्स्ट चीपेस्ट कौन है। वहां तो आप एक तरतीब से शुरू हो गए, आपने छोड़े जी चीपेस्ट कौन है, बस जो आता जाएगा हम साथ साथ क्या कहते हैं कम निबेड़ते जाएंगे, बस वही काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो लीस्ट कॉस्ट मेथड है, इट रिक्वायर्स लिटिल बिट मोर रिसोर्सेज देन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, but it provides a better starting solution as compared to the northwest corner। better provide करता है। अच्छा जी, तीसरा जो है आप कहेंगे इसके अलावा क्या रह गया है, और अमेजिंगली तीसरा सबसे बेहतर सोल्यूशन आपको देता है, सबसे बेहतर। इसे हम कहते हैं वुगल्स अप्रोक्सीमेशन। जिसने इसका आइडिया दिया वुगल ने, उसी नाम से ही हम इसको कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल सोल्यूशन हम फाइंड करने लगे हैं बाय वुगल्स मेथड। इसे हम वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कॉल करते हैं। अब ये वुगल्स मेथड क्या है? वुगल मेथड एक्चुअली ये है, मैं पहले इसको अप्लाई करूंगा, फिर रिपीट करूंगा, जब रिपीट करूंगा तो फिर साथ उसकी थ्योरी के स्टेप भी पढ़ूंगा। वुगल्स अप्रोक्सीमेशन ये है कि इस प्रॉब्लम को अगर आप देखें, मैंने ये रूट यूज नहीं किया है ना, रूट यूज किया, इसकी बजाय ये नॉर्म वाला रूट यूज हुआ, तो ये भी तो किया जा सकता था। वो हमारे एल्गोरिदम में आया ही नहीं। इसलिए नहीं आया कि ये रूट यूज होना था डी सप्लाई से, तो डी की तो सप्लाई खत्म हो गई थी, तो ये रूट कैसे यूज हो सकता था? चाहे वो सस्ता था लेकिन डी के लिए यूज होना था, डी की सप्लाई तो यहीं पूरी हो गई, तो डी तो रूट यूज हो ही नहीं सकता था ना। आपने कंसंट्रेट करना है कि कौन सा ऐसा रूट है, अगर हम उस रूट को यूज ना करें तो आपको सबसे ज्यादा कॉस्ट पड़नी, यानी कि सबसे ज्यादा डैमेज आपने उस रूट से होना था। होता ना यार, ये मैं क्वेश्चन कर लेता ना और मेरे सबसे ज्यादा नंबर आने थे, मैंने बाकी तो कर लिए,
छोड़ने की ऑप्शन थी, ये मैंने छोड़े तो मेरे 2 नंबर ज़ाया हुए, लेकिन ये मैंने छोड़े तो मेरे 3 नंबर ज़ाया हो गए। तो मुझे चाहिए था ये जो 3 वाला जिसने ज़्यादा मुझे डैमेज किया ना, मैं इसको कंसंट्रेट कर लेता, 2 का डैमेज बर्दाश्त कर लेता, तो 3 का डैमेज अपना बचा लेता। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कोई रूट यूज नहीं कर रहे, आल्दो हमने चीपेस्ट करके किया, लेकिन किसी जगह स्ट्राइक पहले ही खत्म हो गई, हम कहते हैं कि जो अनयूज्ड रूट्स हैं उनको चेक करें कि कौन सा ऐसा रूट है कि अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे अगर, तो सबसे ज्यादा आपको नुकसान उसी रूट से होना था। हम कर तो बचत रहे हैं ना, अब बचत कर रहे हैं, बचत करते करते अगर हम किसी और चीज को नहीं देखेंगे तो वहां पर आप कहेंगे आप तो समझ रहे थे कि 2 रुपए की बचत है, गौर नहीं किया, अगर आप इस रूट को यूज कर लेते तो उसने आपकी 3 रुपए की बचत करनी थी। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक इसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नुकसान ऐसा कह लें। वो कैसे कैलकुलेट करनी है, हर रो से जो 2 चीपेस्ट वैल्यूज होंगी, जो चीपेस्ट रूट होंगे, 2 स्मॉलेस्ट रूट, उनके डिफरेंस को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे अगर पहली रो की बात करें तो इसमें ये 2 स्मॉलेस्ट चीपेस्ट हैं, 3 और 4 इनकी डिफरेंस 1 है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगली रो की बात करें तो यही 2 स्मॉलेस्ट हैं, डिफरेंस की बात करें तो 1। अगले 2 स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट लेने हैं, वो 5 और 7 हैं, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2। सेम एक्सरसाइज आपने कॉलम के लिए भी करनी है। ये दोनों स्मॉलेस्ट हैं, चीपेस्ट हैं, 3 की कॉस्ट आती है, ये दोनों चीपेस्ट हैं, 0 आती है, ये दोनों चीपेस्ट हैं, 0 आती है। तो आपने हर रो और हर कॉलम के लिए जो 2 स्मॉलेस्ट कॉस्ट हैं, ये कॉस्ट है ना, उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है और उन्हें कहना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, और अब इसका मतलब ये है इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कि अगर आपने, यहां कस्टमर थे ना एबीसी, अगर आपने, और एबीसी डीईएफ यहां पर थे, अगर आपने एक कस्टमर को पहले एलोकेशन ना की, एक कस्टमर की डिमांड पूरी ना की, आखिर में पहुंचे, फर्ज करें बाद में इसकी बारी आई चीपेस्ट कॉस्ट की वजह से, क्योंकि पहले इसकी बारी आ जानी ना चीपेस्ट कॉस्ट की वजह से, तो आपको कहता है जी $3 पर यूनिट का आपको कॉस्ट बढ़नी है आपकी। अगर आपने इस कस्टमर को पहले इसकी डिमांड ना की, बाद में इसकी बारी आई, और बाद में बारी आने की वजह से इसे महंगे यूनिट सप्लाई में देने पड़ गए, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट $3 बढ़ जाएगी। कह दिया ये सबसे ज्यादा डैमेज आपने इसको करना है, तो भाई इसको सबसे पहले कंसंट्रेट करो, सबसे ज्यादा नुकसान इससे होना है आपको। अगर आपने इसको सप्लाई टाइमली ना की, बाद में बारी आई, बाद में इसके रूट महंगे हो जाने हैं, आप कहेंगे सबसे सस्ता तो ये है, और भाई सबसे सस्ता तो ये है, लेकिन अगर आपने ये स्ट्राइक कर दिया तो 5 भी गया, तो फिर 8 और 9 में से चॉइस करनी पड़ेगी, जो शायद बचत उतनी ना हो जितना आप नुकसान कर बैठेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है, और जो हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, चाहे वो किसी रो में हो चाहे वो किसी कॉलम में हो, वो आपने पिक करनी, और मैंने पिक कर ली 3 है हाईएस्ट, क्योंकि ये 6 में से आपने देखना है, सब में से हाईएस्ट 3। अब आपने इस कस्टमर को आपने एड्रेस करना है, और इसमें से देखना है कि सब, अब इसमें से रूट सेलेक्ट करना है जो चीपेस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ वो कस्टमर जो आपको सबसे ज्यादा डैमेज करेगा, उसका आपने अब चीपेस्ट रूट देखना है। तो पहला, चूंकि कस्टमर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 आ रही है, जो रो में होती तो मैं रो में ले लेता, और अब इस कॉलम का चीपेस्ट जो है वो 5 है, चीपेस्ट फ्रॉम द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉलम, इसको एलोकेट करते हैं। वो एलोकेशन उसी तरह से है, स्ट्राइक हो गई। अब आपने नई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनानी है, और कहना यह है कि ये रो तो खत्म है, तो इस रो की तो नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी कि जी इस फैक्ट्री से हमने ना सामान भेजा तो हमें कितना नुकसान होगा, भेज तो दिया, उसके पास तो है ही कुछ नहीं, अब कैसे कहना अगर ना भेजा तो भेज दिया हमने। अब रह गए ये वाले, इसमें ये 2 स्मॉलेस्ट हैं तो 1, इसमें ये 2 स्मॉलेस्ट हैं तो 2। अब कॉलम साइड पर आ जाए, यही 2 बचे हुए हैं 1, यही 2 बचे हुए हैं 3, और यही 2 बचे हुए हैं 2। अब आपने देखना है कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या पर है। इसका मतलब है कि अगर आपने अब ए के बाद बी कस्टमर को अगर आपने ना एड्रेस किया,
उसकी डिमांड ना पूरी की और बाद में इसकी बारी आई, शायद ये सबसे ज्यादा आपको यही डैमेज अब करेगा, ठीक है ना, यही डैमेज करेगा। तो देन हम कहेंगे ओके हाँ इसकी बात हम पहले सुनेंगे आप, और इस कॉलम को आपने सिलेक्ट कर दिया, ठीक, और इसमें से मिनिमम कॉस्ट 4 आ रही थी, यहाँ एलोकेशन कर दिया, एलोकेशन उसी स्टाइल से मिनिमम ढूंढा, जहां 0 आया वहां क्रॉस आउट कर दिया, एंड अगेन अब हमारे पास ये कॉलम भी स्ट्राइक हो गया, ना इसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट आएगी ना इसकी आएगी, क्योंकि खत्म हो गए, रो साइड करने लगे हैं, बस यही दो बचे हैं 5, यही दो बचे हैं 4, और उसके बाद ये दो बचे हैं तो 1, ये दो बचे हैं तो 2। हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब किसकी आ रही है, इसकी। इसका मतलब है कि अगर अब आपने ई फैक्ट्री की सप्लाई ना दी, क्योंकि उसके पास 100 यूनिट बचे हुए हैं ना, अगर आपने ई फैक्ट्री की सप्लाई ना भेजी और किया चले ये बाद में डिसाइड करेंगे, तो ई फैक्ट्री के रूट बहुत महंगे हो जाएंगे। अब आप जरा ई की सप्लाई पहले जरा फिनिश कर लें, इस ई की सप्लाई यानी कि रो में से मिनिमम 3 है, एलोकेट कर दें, 100 यूनिट एलोकेट कर दिए, सप्लाई इसकी जस्ट कर दी, सप्लाई इसकी जस्ट करके और इसे क्रॉस आउट कर दिया। अब ये रो भी गई, कॉलम तो सारे जो है वो पूरे हो गए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो किसी की नहीं आएगी, क्योंकि इधर तो 2 है ही नहीं जिनका डिफरेंस है, इधर तो एक बचा है, ठीक है। हाँ इधर जरूर बचे हैं, एक 9 बचा है, बस एक 5, कॉलम साइड से तो आएगी नहीं ना, क्योंकि 2 रीडिंग ही नहीं है, तो एक है डिफरेंस, तो आपने लोअर कॉस्ट ऑफ 2 लेना है। तो यही एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यही एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है। कैसे करेंगे, 4 है, ओके 200 यूनिट आप यहां एलोकेट कर देंगे, ये पूरा हो जाएगा, और 200 यूनिट है 100 रह जाएंगे, और 100 ही बचे हैं, 100 ही यहाँ एलोकेट हो जाएंगे, तो 200 यहाँ एलोकेट हो जाएंगे और 100 यहाँ एलोकेट, 200 यहाँ 100 यहाँ पर, और अब इस सप्लाईज को भी जस्ट कर देंगे और सारा कुछ फिनिश हो गया, एवरीथिंग 0, रिम कंडीशन पूरी हो गई। 500, 300, 800, 800, 1600, 1600 और 1800, 1900, 1900 और 1800, गुड, 3900, 3900 आपकी कॉस्ट आएगी। हम जब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से चले तो हमने कहा वाकई वो चीपेस्ट रूट सेलेक्ट करते जाएं, वही काफी है। एक्चुअली होता क्या है कि हम चीपेस्ट रूट तो सिलेक्ट कर लेते हैं, देखे ना, अगर आपने किसी जगह पर जाना है, आप 2-3 सड़कें आपने क्रॉस करनी, आप कहें यार ये इधर से निकल जाओ, ये तो सिर्फ आप किलोमीटर दूरी है ना, लेकिन जब आप वो किलोमीटर दूर चल के अगली सड़क पर पहुंचते हैं और जहां से डेस्टिनेशन तक जाना है वो 15 किलोमीटर है, तो आपने ये तो शॉर्टकट कर लिया, अगला आपने सोचा ही नहीं कि अगला भी तो 15 किलोमीटर पड़ना है, ये तो आप जल्दी से पहुंच गए, लेकिन अगला 15 किलोमीटर का क्या किया आपने। इससे बेहतर था कि इधर किलोमीटर जाने की बजाय दूसरा रूट लेते, तो मैं भी वहां 5 किलोमीटर तो पड़ता, लेकिन अगला सिर्फ 2 किलोमीटर पड़ना था, तो आप 7 किलोमीटर के बाद पहुंच नहीं गए डेस्टिनेशन पे। जबकि पहला आपने 1 किलोमीटर ज्यादा बेहतर जाना, लेकिन अगले 15 किलोमीटर की आपने फिक्र नहीं की, वो 16 बने। तो यहां पर आपने चीपेस्ट रूट से बचत तो कर ली, लेकिन ये नहीं सोचा कि जो रूट बचेंगे वो सबसे ज्यादा डैमेज करने वाले रूट तो हमने देखे ही नहीं, और वो आखिर में पहुंचे तो सबसे ज्यादा वही हो गया। तो गूगल अप्रोक्सीमेशन सबसे बेहतर सोल्यूशन देती है, यानी कि ऑप्टिमल के क्लोजेस्ट सोल्यूशन जो है वो गूगल अप्रोक्सीमेशन ही प्रोवाइड करती है। लेकिन नोट कर लिया आपने कि इसकी कैलकुलेशन ज्यादा है, ज्यादा आपको करनी पड़ी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करनी पड़ी, मुश्किल तो नहीं है, देयर इज नो मैथमेटिक्स, बच्चों की तरह लॉजिक ही है ना एक, कि जी लोअर्स देखें, फिर लोअर्स देखें, फिर लोअर्स देखें, हाईएस्ट देखें, एंड देन स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। अब मैं पढ़ रहा हूं इसको। For each row or column of a table, find the difference between two lowest cost and call it as opportunity cost. Find the greatest maximum opportunity cost, जिसने सबसे ज्यादा आपको कॉस्ट डालनी है। Assign as many unit as possible to, किसको, ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सिलेक्शन कर ली और वहां से उसको असाइन करना जिसकी कॉस्ट, जिस गेट की कॉस्ट जो है वो लोएस्ट होगी। इन रो और कॉलम with greatest opportunity cost. Eliminate the row or column which has completely satisfied.
जो कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाए उसको आपने अपने टेबल से डिलीट कर देना है। बिगन अगेन ऑपरेटिंग एलिमिनेटेड रोज एंड कॉलम, दोबारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, रो और कॉलम जो कि निकल चुके हैं, क्रॉस आउट हो चुके हैं, उनको छोड़ते हैं। The advantage of this method is that it gives an unleashed solution which is nearer to the optimal solution. कहता है ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है, गूगल का प्रूफ हुआ किया गया है कि ये सबसे क्लोजेस्ट ऑप्टिमल के ये आपको पहुंचा देगा, और द ऑप्टिमल सोल्यूशन इटसेल्फ कहता हो सकता है यही ऑप्टिमल हो। क्यों? ऑप्टिमैलिटी के लिए जो स्टेप आपने परफॉर्म करने हैं, ऑप्टिमैलिटी के लिए हो सकता है कि वो स्टेप परफॉर्म ही ना हो और बाद में पता चले जी जो गूगल से सोल्यूशन आया था इनिशियल वही ऑप्टिमल भी था, तो आपको तो फिर अगले स्टेप करने की, ऑप्टिमैलिटी स्टेप करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ये हमारे पास 3 बेसिक सॉल्यूशंस फाइंड करने के वे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सिंपलेस्ट, लेस कैलकुलेशन रिक्वायर्ड बट प्रोवाइड द worst starting solution. Least cost method, more calculation required but provide better slashing solution as compared to the northwest corner. Google approximations, although the require more calculations because we have to calculate the opportunity cost for each table, but the advantage is that it will provide the best starting solution, the closest to the optimal solution, or it may be the solution provided by Google, basically the optimal solution as well. हो सकता है वो बाद में आपको पता चले कि ये सॉल्यूशन है ही ऑप्टिमल और आपको इस चीज की जो है वो ऐसा जरूरत ही नहीं है। तो ये आपके पास थे सॉल्यूशन, ठीक। अब आपने ऑप्टिमैलिटी कैसे अचीव करनी है, सेकंड अब फेज में जाने लगे हैं। क्या मजीद इंप्रूवमेंट की जा सकती है? तो जो पहला ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव करने का मेथड है उसे हम कहते हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड। स्टेपिंग स्टोन, पहले तो स्टेपिंग स्टोन को समझ लें। मैं ऐसे कह रहा हूं कि बिल्कुल ऐसा ही है। स्टेपिंग स्टोन मेथड जो है कि जैसे आपके वो बारिश हो गई, पानी था, पानी था और आपको घर वाले कहते हैं जाओ बेटा बैठ जाओ और जाके वो क्या सब्जी लानी है, नहीं इस दफा दही लेकर आए, बारिश हो रही ना, रात की बारिश हो रही। अच्छा जी, बाहर आप निकलते हो तो आप देखते हो को पानी पानी है, ये आपका घर है, ये आपका घर था और आप देख रहे थे कि जी बाकी जगह पर तो पानी पानी है, लेकिन कुछ लोगों ने हेल्प आउट किया हुआ है कि वहां पर ना जरा पत्थर रख दी, ईंटें रख दी हैं ताकि लोग इन ईंटों के ऊपर चल चल के ना तो पहुंच जाए। ठीक, एक ईंट यहाँ पड़ी हुई है, इसके ऊपर एक ईंट यहाँ पड़ी हुई है, एक ईंट यहाँ पड़ी हुई है, एक ईंट यहाँ है, एंड ये कुछ ऐसे लोगों ने ना ईंटें रखी हुई हैं। अच्छा जी, इंप्रूवमेंट अब मैं आपको जस्ट लाइक गेम की तरह समझ लें, मैं कहा था ना गेम है। फर्ज करें ये आपका घर है, हाउस, आपने ना किसी जगह दुकान, लेकिन आपने इन ईंटों के ऊपर पांव रख के आपने देखना है आप घर पहुंच सकते हैं कि नहीं, बस ये आपने नोट करना है, घर पहुंच सकते हैं कि नहीं। लाइक आप, अच्छा अलाउ क्या है, आपने या वर्टिकली मूव करना स्टेप रख सकते हैं या आप हॉरिजॉन्टल स्टेप रख सकते हो, डायगोनल स्टेप नहीं आप रख सकते। बस ये गेम है, गेम समझ लें। इसी स्टेपिंग स्टोन कहते हैं। स्टेपिंग स्टोन, स्टेप स्टोन पे रखने हैं आप कहें जी मैं तो फिर ऐसे मूव करूंगा, ठीक है कर सकते हैं। जंप जितना मर्जी ले लें, इस तरह से मूव करें, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ठीक है, इधर नहीं आ सकते क्योंकि ये डायगोनल मूवमेंट है। डायगोनल मूवमेंट आपको अलाउ नहीं है, डायगोनल मूवमेंट नहीं आप करोगे। आप अगर मूवमेंट कर सकते हो तो वो जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, नथिंग मोर देन दैट। तो फिर आपको इधर आना है, ठीक है, और अब आपको इधर आना है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि एक लूप पूरा हो गया, इसे क्लोज्ड पाथ बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड पाथ। तो क्या रूल है मूवमेंट का कि आपने मूवमेंट जो करनी है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है, डायगोनल मूवमेंट आपने करनी नहीं है। क्या आप दोबारा जहां से स्टार्ट किया था वहां पर पहुंच गए हैं? अगर आप पहुंच गए हैं तो हम इसे कहते हैं ये एक लूप पूरा हो गया।
लूप ऐसे होता है ना, क्लोज होता है, इसे हम क्लोज्ड पाथ भी कहते हैं। अगर किसी जगह पर क्लोज्ड पाथ बन जाए, मैं बस इसको समझा लूं फिर मैं इसको इंप्लीमेंट भी करूंगा ना। किसी जगह पर क्लोज्ड पाथ बने हमारे प्रॉब्लम में, इनिशियल सॉल्यूशन में क्लोज्ड पाथ बने, तो हम समझेंगे कि शायद इंप्रूवमेंट हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा लाजमी इंप्रूवमेंट होगी, शायद इंप्रूवमेंट हो सकती हो। अब फर्ज करें यही अगर आपके पास है और मैं कह दूं कि ये इधर स्टोन नहीं है, ठीक, ये स्टोन पड़े हुए हैं। अब आप कहेंगे जी कि मैं आपको कहता हूं कि मूवमेंट करें, आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल जंटल, अब यहां से आप डायगोनल तो जा नहीं सकते, आल्दो यहां स्टोन अवेलेबल है, लेकिन ये तो डायगोनल मूवमेंट बनेगी। आप डायगोनल नहीं जा सकते, इधर से डायगोनल आएंगे डायगोनल आएगा, इधर से आएंगे डायगोनल आएगा। इधर से अगर जा सकते हैं आप, आगे तो कोई चीज ही नहीं है। आप अगर जा सकते हैं तो सिर्फ यही एक वे बनता है और यहां पर कोई स्टोन नहीं है। तो दैट्स ऑल हम कहते हैं कि जी अगर इस तरह के स्टोन्स पोजीशन पे पड़े हुए हों तो हम अब वापस नहीं उन्हीं स्टोन्स पर आना, वो कोई फायदा नहीं है, वापस नहीं आना, आना आपने चक्कर लगा के है, तो हम कह देंगे ये क्लोज पाथ नहीं बन सकता। बस इसको आपने ध्यान में रखना है कि क्लोज पाथ बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है, जहां से आपने स्टार्ट लेना है वहीं पर आपने वापस आना है, और जो मूवमेंट्स आपने करनी है वो स्टोन्स के ऊपर करनी है। स्टोन किसे कहते हैं ये भी बता देते हैं। जहां पर आपने मूवमेंट करनी है वो स्टोन्स के ऊपर करनी है, और दो मूवमेंट आपको अलाउ है, या आप वर्टिकली मूव कर सकते हो हर स्टोन से अगले स्टोन पे, या आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। डायगोनल अगर स्टोन पड़ा भी तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आपने फाइंड करना है, देखना है कि क्या मजीद इंप्रूवमेंट हो सकती है। वैसे गूगल तो कहता था कि जी कम से कम $3900 में ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, मे भी इससे भी बेहतर सोल्यूशन जो है वो आ जाए। The stepping stone method is an iterative technique for moving from initial feasible solution, जो हमने solution फाइंड किया था वो अभी सिर्फ और सिर्फ initial solution था, to an optimal solution। iteratively आपको लेके जाए। टेस्ट द करंट सोल्यूशन, पहले कहते चेक कर लें कि क्या जो अब सोल्यूशन आपने अभी फाइंड किया, चाहे वो गूगल से किया है या किसी और मेथड से, क्या वो इंप्रूवमेंट उसमें पॉसिबल है। अगर वो इंप्रूवमेंट पॉसिबल हो, देखते हैं कैसे पता चलेगा। कहता मेक चेंजेस टू द करंट सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू क्रिएट द इंप्रूव्ड सॉल्यूशन। इंप्रूव्ड, फिर आपने कहना कि नहीं इससे बेहतर तो ये है, तो आप उसको मजीद इंप्रूव करेंगे, और उस वक्त तक इसकी इंप्रूवमेंट करते जाएंगे जब तक सॉल्यूशन जो है वो अपने ऑप्टिमल तक नहीं रीच कर जाता, और कहता है कि इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट अब पॉसिबल नहीं है, तो देन हम कहेंगे ओके फाइनल, कि हमने एक इनिशियल सॉल्यूशन लिया और उसको इंप्रूव करते करते इटरेटिवली इस स्टेज पर आगे कि अब इससे ज्यादा मजीद इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, और अब हम कह देंगे कि नाउ दिस बिकम्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम। स्टेपिंग स्टोन मैं इसको बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं एल्गोरिदम आपको समझा लूं, लिख पढ़ लें, फिर मैं आपको इसको डिस्कस करूंगा। एक वही प्रॉब्लम है, और मैंने जो इनिशियल सॉल्यूशन इस वक्त लिया होगा वो मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लिया, आप जिससे मर्जी ले लें, गूगल से ले लें, फाइनल वही पहुंचेगा। अब आपने करना क्या है, वो जो बात कर रहा था ना स्टेपिंग स्टोन क्लोज पाथ, हमने हर अनयूज्ड रूट को एड्रेस करना है। हर अनयूज्ड रूट जो हम रूट नहीं यूज कर रहे अपने इनिशियल सॉल्यूशन में, वो चेक करना है कि ये रूट हमने स्किप कर किया हुआ है अपने सॉल्यूशन में, अगर ये रूट हम यूज कर लेते तो क्या हमारे पास इंप्रूवमेंट पॉसिबल थी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि क्या वो जो अनयूज्ड रूट है उसके ऊपर क्लोज पाथ बनता है। क्लोज पाथ अभी समझाया मैंने कि जहां से स्टार्ट लेना है, रिटर्न बैक आपने आना है, और जो मूवमेंट आपने करनी है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। आपने कहा ये पत्थर कहां से लाने हैं, जो रूट यूज किया हुआ है आपने, जिस रूट पर ऑलरेडी सप्लाई जा रही है वो यूज रूट है, वो आपके स्टोन है, वो पत्थर पड़े हुए हैं। जैसे इधर कोई स्टोन नहीं है कह लें, इधर कोई स्टोन नहीं है, ये स्टोन है, ये भी पत्थर है पड़ा हुआ, ये भी स्टोन पड़ा हुआ, ये भी स्टोन पड़ा हुआ है, ये भी स्टोन है। और अब आप पहला रूट आपने देखना है क्या क्लोज बनता है कि नहीं, नहीं बनता तो रूट को छोड़ देना है, लेकिन हर अनयूज्ड रूट को आपने एड्रेस करना है। पहला रूट जो था वो डी से बी का रूट था, और हमें अनयूज था ना, ये रूट यूज नहीं है।
मैंने पहले सोचना है फिर पाथ बनाना। आपने कहना यहां से हम जाएंगे इधर, ओके, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ है, ये भी स्टोन है, ओके, किया जा सकता है, ये भी स्टोन है, किया जा सकता है, ये भी स्टोन है, किया जा सकता है, क्लोज पाथ इज पॉसिबल। पहला चेक आपने कर लेना है कि जी क्लोज पाथ पॉसिबल है, इस रूट पे शायद इंप्रूवमेंट हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा जरूर होगी, जो क्लोज पाथ ही नहीं बनेगा उसके ऊपर तो इंप्रूवमेंट होगी नहीं ना, वो तो छोड़ दें, वो तो कंसर्न नहीं होगा। लेकिन जिसके ऊपर क्लोज पाथ बनेगा डाउटफुली शायद बचत हो जाए। ठीक, अब आपने क्या करना है, जहां से आपने स्टार्ट किया था, जिस अनयूज्ड स्क्वायर से आपने स्टार्ट किया था, वहां आपने लिख देना है प्लस साइन, प्लस स्टार्ट से, मैंने ऊपर इसलिए स्टार्ट को लिखा है। इसके बाद अब क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए लूप पे, वो कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट जो स्क्वायर आएगा, उस क्लोज पाथ का नेक्स्ट जो स्क्वायर होगा उस पर आपने नेगेटिव लगाना। अब नहीं आपने जंप करना, अब आपने जो ये आ गया, इधर मूव किया था ना पॉजिटिव, और फिर इधर नेगेटिव, घर वापस पहुंच गए। जहां से लूप स्टार्ट किया था वहां पर आपने पॉजिटिव साइन प्लेस करना है मस्ट, और इससे जो अल्टरनेटिव अगला रूट होगा, अगला स्क्वायर होगा, यूज होगा, जहां लूप बना तो यूज हुआ ना, उसके ऊपर आपने नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। ये जो क्लोज पाथ बनेगा, कम से कम 4 रूट इसमें जरूर इस्तेमाल होंगे मिनिमम। 4 रूट से 3 रूट का क्लोज पाथ बन सकेगा ही नहीं। तीन तीन रूट से क्लोज पाथ नहीं बनेगा। क्लोज पाथ में कम से कम मिनिमम से मिनिमम 4 रूट जरूर आएंगे, और रूट भी इवन नंबर में ही आएंगे, और नंबर में रूट नहीं हो सकते। 4 आएंगे रूट उस क्लोज पाथ में, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। और जितने भी रूट्स क्लोज पाथ में यूज स्क्वायर्स आएंगे, उसमें जाहिर है कि वो इवन नंबर में होंगे। आप जब ये प्लस माइनस साइन प्लेस करेंगे तो आधों के ऊपर प्लस साइन प्लेस होंगे और आधों के ऊपर नेगेटिव साइन। जैसे इधर 4 हैं तो देखिए 2 रूट के ऊपर, 2 स्क्वायर के ऊपर पॉजिटिव साइन प्लेस हुए हैं, और 2 रूट के ऊपर जो है वो नेगेटिव साइन प्लेस। ठीक, अब इस मैं आपको समझाना ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव ये तो बच्चों की गेम ही है, इसका मतलब अब क्या है। अब इसका मतलब ये है, इस वक्त फिलहाल आप डीबी ये रूट यूज नहीं कर रहे है ना, यूज कर रहे हैं, ये रूट यूज नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे शायद हमें फायदा हो जाए, तो अब आपने क्या करना है, आपने कहना है कि इधर जरा एक आइटम इस रूट पे भेज के देखते हैं कि हमारी कॉस्ट बढ़ती है कि कम होती है। अगर तो हमें इस रूट पर भेजने से कुछ बचत होगी तो हम कहेंगे ये वाकई ही एक इफेक्टिव रूट है जो कि हमारी कॉस्ट को कम कर सकता है। और अगर वो बचत नहीं होगी तो हम कहेंगे नहीं जी, ये रूट पर हमने चेक किया था तो हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा हमें ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है। हम कहेंगे ओके बस ठीक है, अच्छा किया हमने इस रूट को नहीं यूज किया। प्लस का मतलब है आपने यहाँ एक आइटम प्लस कर दिया। प्लस का मतलब है कि आपने यहाँ पर एक आइटम डिसाइड कर लिया है, बाकी सारा कुछ उसी तरह से, एक आइटम आपने इस रूट पर भेजा है। आप कहेंगे अब जरा देखिएगा हुआ क्या है, कि जब आपने इस रूट पर एक आइटम भेजा है, इस फैक्ट्री बी की सप्लाई थी 100 यूनिट की, जो कि इस ए कस्टमर को जा रही है, और आपने अब डिसाइड किया है कि मैं बी कस्टमर को भी इस फैक्ट्री से 1 यूनिट भेज रहा हूं। ठीक है ना, वो तो फिर 101 नहीं हो गया, तो सप्लाई 101 हो गई, होगी ना 101 सप्लाई। और दूसरा क्या हुआ है, जब आपने इधर एक रूट भेजा है, 100 उसको इधर से कस्टमर को मिल रहे थे, 100 मिल रहे थे, उसकी डिमांड तो पहले ही 200 पूरी थी, और अब आप कह रहे हैं कि 201 भेज रहे हैं। बकायदा फिजिकली समझ लेना, आप भेज रहे हैं, तो ये तो 2 काम गड़बड़ हो गई। वो तो कंस्टेंट पूरे नहीं रहे, सोल्यूशन फिजिबल नहीं रहा, इनफिजिबल हो गया। कंस्टेंट पूरे नहीं ना हो रहे तो सोल्यूशन फिजिबल नहीं है। इसको फिजिबल रखना कैसे है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव आपने लगाया हुआ है जिस स्केल पे, इसका मतलब है यहां से एक आइटम आप निकाल के उधर लेके जाए 99, ये 99। अब इससे क्या होगा, 99 आइटम ये वाले हैं, एक आइटम जहां भेज रहे हैं,
सप्लाई फिर पूरी होगी, फैक्ट्री की कम से कम सप्लाई जो है वो फिर पूरी होगी 100 रह, फिर वो फिजिबल। लेकिन सिर्फ ये एक कंस्टेंट पूरा हुआ, दूसरा अभी भी रहता है, वो जो 201 वाला है उसको भी करते हैं जब। ठीक, अब अगला स्क्वायर प्लस है, जहां प्लस है ना वहां एक आइटम रख देना। प्लस का मतलब ये है कि एक आइटम यहां पर आप प्लेस करें, एक आइटम मैंने यहां प्लेस कर, प्लस था ना, फिर गड़बड़ हो गई, सॉरी, वो 99 किया था ना, तो अब देखें वो उधर 299 रह गया था, अब 201 यूनिट यहाँ पर है, 99 यूनिट यहाँ पर है, इसकी डिमांड पूरी हो गई, क्योंकि हमने इसकी डिमांड कम की थी ना यहाँ से, वो दोबारा इधर मैंने पूरी करनी, और वो जो एक यूनिट है वो कहाँ से लिया, वो मैंने यहाँ से लिया, इधर 99 रह गए, जब इधर 99 रह गए तो 201 इधर है, 99 इधर है, तो टोटल 300 पूरा हो गया, 99 ये है, 1 ये है 100, और 100 ये है, ये फिर 200 पूरा हो गया। एक्चुअली ये जो प्लस माइनस की ना लगती तो गेम ही है ना, कि हम ये गेम खेल रहे हैं, तो गेम ही है, लेकिन बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक अपना डिसीजन चेंज करते हो और कहते हो कि एक आइटम मैं भेजूंगा अगर इस रूट पे, तो आप कहें जी ये तो सारी विम कंडीशन ही डिस्टर्ब होगी, वो तो 201 भी हो गया, फिर मैं कहूंगा यहां से उठा लूंगा, एक यूनिट यहां से उठाऊंगा, आप कहेंगे जी फिर नीचे में इस कस्टमर को 300 पूरे की तो वो एक कमी होगी, मैं कहूंगा यहाँ पर ऐड कर दें, आप कहेंगे जी अब अगर यहाँ ऐड कर देंगे तो फिर इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, मैं कहूँगा यहाँ से माइनस कर दें। जहाँ प्लस है ना उसका मतलब है एक यूनिट वहां भेज दे, जहां माइनस है उसका मतलब एक यूनिट वहां पर कम भेजे उस रूट से। अब देखेंगे इससे होगा क्या, क्लोज पाथ बन गया, पहले तो आपने ये लिखना है कि बाकी क्लोज, जो क्लोज पाथ बनेगा उसके लिए ये काम करना, जो नहीं बनेगा वो नहीं करना, साइंस आप लिखने हैं। ये रूट कौन सा था, डी बी रूट था, ये वाला प्लस के साथ, ये रूट कौन सा है, डी ए रूट माइनस के साथ, ये रूट कौन सा है, ई ए रूट प्लस के साथ, और ये रूट कौन सा है, ई बी रूट नेगेटिव के साथ। ठीक, क्लोज पाथ बनेगा तो आप ये लिखेंगे ना। अब आपने इनकी कॉस्ट प्लेस कर देनी, इनकी कॉस्ट आपने प्लेस कर देनी, मैं जरा साइड पे भी लिख देता हूँ, डीबी, डीबी की कॉस्ट है 4 और जो है +4, तो इसका मतलब है $4 आपको इस रूट पर भेजने के, एक यूनिट भेजने के $4 कॉस्ट बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। हम कहेंगे कि दूसरा जो रूट है इधर से एक आइटम कम भेज रहे हैं, तो हमारी $5 की बचत भी होगी, तो नेट शेल फिलहाल हमें $1 की बचत नजर आती है। लेकिन आप कहेंगे अब आपने एक आइटम इस रूट पर भेजना है, प्लस है ना, प्लस, तो $8 इधर पे करने हैं, पहले नहीं भेज रहे थे, एक एक्स्ट्रा भेज रहे हैं ना इधर, और अब आप कहेंगे कि इधर से हम एक कम भी तो भेज रहे हैं, तो $4 की आपको इधर से बचत हो जाएगी, बस प्लस माइनस का खेल है सारा। अगर आप इस रूट पे एक आइटम एक्स्ट्रा भेजोगे या डिसाइड करोगे एक आइटम ही भेजना, और बाकी एडजस्टमेंट कर करा के बचत की, कहीं जगह ज्यादा पे किया, तो आपको $3 ज्यादा पड़ेंगे इस रूट पर एक आइटम भेजने के, एक आइटम भेजने के, तो इंप्रूवमेंट तो नहीं है, ये तो उल्टा नुकसान है, बिल्कुल नहीं। आपको इस रूट को यूज करना, बहुत अच्छा किया आपने ये रूट यूज नहीं किया, तो इसकी हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है इस रूट की, और ये रूट हमें कतन बेनिफिट नहीं देगा। अब अनयूज रूट आ गया ये वाला, इसको ड्रेस करें, ये भी क्लोज पाथ देगा आप, क्यों, जंप जितना मर्जी कर लें, इधर जंप किया ओके, इधर आगे कहाँ जाना है, आगे तो खाली है, मुड़ जाए ना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, आगे तो जा नहीं सकते, लेकिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट अलाउ है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ है, घर पहुंच गए भाई, खाली जगह जंप, बहुत माशाल्लाह जवान आदमी बड़ा लंबा जंप लगाते हैं, लंबा जंप लगा के घर पहुंच गए, बट ठीक है पहुंच गए आप, पहुंच गए क्लोज पास। कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, इस रूट से, तो प्लस माइनस से स्टार्ट कर, प्लस नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस, कितने रूट यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, देखिए 3 में प्लस आ रहा है, 3 में नेगेटिव आ रहा है, क्लोज पाथ नीचे अच्छा आपने सर, लिखने हैं, जहां प्लस आ सर रहा है क्वेश्चन है। वहां उनकी कॉस्ट को प्लस लिखते जाएंगे, जो प्लस है वहां कॉस्ट प्लस करते जाएंगे,
जहां प्लस है वहां कॉस प्लस करते जाएंगे, और जहां नेगेटिव आ रहा है उसकी कॉस के साथ नेगेटिव साइन लगा के इसका इंडेक्स निकाल, तो देखेंगे कि हमें क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, नेट शेल क्या सारा बन रहा है। तो नेट शेल हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास अगर इस रूट को यूज करेंगे, क्योंकि बाकी रूट को हम स्किप कर रहे हैं और इस और रूट की कॉस्ट बढ़ेगी, तो नेट शेल इस रूट को यूज करने से टोटल कॉस्ट में हमारा $4 का इजाफा हो जाएगा। तो ये रूट नेक्स्ट अनयूज्ड रूट ये वाला एड्रेस कर रहा है, ये भी ऐसे बन जाएगा। स्टार्ट किया, प्लस माइनस किया, क्लोज पाथ अवेलेबल था, प्लस माइनस किया, नहीं थी, इस पे भी ₹1 कॉस्ट कर। नेक्स्ट अनयूज्ड रूट ये रह गया, बस एक रह गया, ये भी क्लोज बनता है, जिस मर्जी डायरेक्शन पे चले जाएं, प्लस वाले के साथ प्लस के साथ, नेगेटिव वाले के नेगेटिव के साथ। ये लगा ऐसे रहा था ये $9 का रूट है, लेकिन इंप्रूव्ड इंडेक्स आया आपका, $2 कॉस्ट बचेगी। अब हमने इस रूट को एड्रेस करना, सारे इंडेक्स आपने निकाल लिए, बीबी रूट का इंडेक्स भी 4 अनयूज थे, एक डीसी अनयूज था, ईसी रूट अनयूज था, एफए रूट अनयूज था, आई फॉर इंडेक्स है, लिखता गया जो सबसे मिनिमम होगा माइनस के साथ, जो माइनस के साथ होगा और मोस्ट माइनस होगा, इसका मतलब है ये रूट आपकी सबसे ज्यादा बचत करेगा। एफ ए रूट, एफ ए रूट यहां पर आपने दर्ज करना। अब एलोकेशन कैसे करें? Select the improved index with most negative value, that is, cost saving may be attained by making use of the currently unused FA route. कहता है जी अगर आप यूज नहीं कर रहे FA रूट, इसके मुताबिक आपकी कॉस्ट सेविंग है। मे बी है ना, लाजमी नहीं है, वो तो एलोकेशन अभी करनी है, मे बी का वर्ड आ, क्योंकि हमें सारा डेटा शफल करना है ना, उस शफलिंग में तो हो सकता है पूरा टेबल शफल करना हो, तो पहले जो सस्ते भेज रहे थे वहां महंगे भेजने पड़ जाए, तो फिर वो इम्प्रूवमेंट खत्म हो जाए। तो अब आपने इसकी एलोकेशन करनी है, इसकी एलोकेशन आपने करनी है। इंप्रूव सोल्यूशन कैसे फाइंड करना, कहता है सिलेक्ट द स्मॉल नंबर फ्रॉम द स्क्वायर कंटेनिंग माइनस साइन इन द क्लोज पाथ। हमने ये वाला क्लोज पाथ इस वक्त अंडर डिस्कशन है, बाकी तो हमने छोड़ दिए ना, बाकी तो इंप्रूवमेंट लेके नहीं आ रहे। हमारे पास जो क्लोज पाथ इंप्रूवमेंट वाला है उसके मुताबिक ये वाला क्लोज पाथ इंप्रूवमेंट दे सकता है। सेलेक्ट द स्मॉल नंबर फ्रॉम द स्क्वायर कंटेनिंग द नेगेटिव साइन। दो स्क्वायर में नेगेटिव होगा ना, अगर 4 है तो 2 में नेगेटिव होगा, अगर 6 है तो 3 में नेगेटिव साइन होंगे, 3 स्क्वायर में। जो कहता है नेगेटिव स्क्वायर वाले हैं, इनमें से जो स्मॉलेस्ट है ना वो सिलेक्ट करना। तो वहां 200 यूनिट है, वहां 100 यूनिट है, तो 100 स्मॉलेस्ट। ये एक स्टेप करना है क्या, जो नेगेटिव वाले हैं ना, और पहले भी हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि नेगेटिव वालों से सप्लाई निकालनी है, पॉजिटिव वालों में ऐड करनी है। पता चला था इंप्रूवमेंट आएगी, अब सप्लाई कितनी निकालनी है, जो दो नेगेटिव में से स्मॉलेस्ट है ना, वहां से दोनों से आपने सप्लाई निकाल लेनी है। जो स्मॉलेस्ट नंबर 100 स्मॉलर है तो 100 यूनिट निकाल देंगे। इसका मतलब है कि इधर तो फिर 0 रह जाएंगे, खत्म, और इधर कितने रह जाएंगे, 100 निकल जाएंगे ना, 100 रह जाएंगे इधर। और वो किधर गए, 100 वाले, वो कहते हैं प्लस वाले में एडजस्ट। सब्ट्रैक्ट द नंबर selected in step 1 from square containing the negative sign, कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए मैंने, and add the number to square containing positive sign, इसमें ऐड करते हैं। 100 इसमें ऐड हो गया, और 100 ही इसमें, पहले इसमें कोई नहीं हमने रखा हुआ था, अब 100 इधर आ, वो जो 100 हमने इस साइड से निकालने हैं, वो 100 हमने पॉजिटिव स्केयर में ऐड कर दिए। देखें अब इधर से निकाले, ये 100 रह गया था, लेकिन दोबारा 100 ऊपर वाले में ऐड कर दिया, ये फिर 200 हो गया। जो इधर से निकाला था ये कम हुआ है, लेकिन मैंने नीचे ऐड कर दिया, वो फिर पूरा हो गया। रियल कंडीशन मैंने हर वक्त पूरी रखी। ये नई एलोकेशन आपने करनी, क्या करनी नई एलोकेशन, कि यहां से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपने सिलेक्ट कर लिया है। ये देखें, अब इधर 100 रह जाएगा, नोट कीजिएगा, इधर खत्म हो जाएगा, इधर 200 हो जाएगा और 100, यानी कि यहां पर जो है वो 100 और 200, और यहां पर जो है वो 100 और 0, 100 और 200, और यहां पर 100 और 0।
आपने नई एलोकेशन कर दी, ये सारा टेबल चेंज हो गया। अभी आपने कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करनी, शायद अब जो पहले ये रूट हमने चेक किए थे तो उस वक्त तो वो फायदा नहीं दे रहे थे। अब जो नई एलोकेशन आ गई है, हो सकता अब ये रूट फायदेमंद हो जाए। आल्दो थोड़ा लेंथी है, लेकिन इंप्रूव्ड इंडेक्स आपने कैलकुलेट करने दोबारा से सब बन थी उसके। फिर ये चार ही बनते हैं, एक दो तीन और अब ये चार, तो चारों क्लोज भी बनेंगे। अब ये प्रैक्टिस आप करेंगे, जैसे ये क्लोज बन जाएगा, ये भी क्लोज बनेगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से क्लोज बन जाएगा। ठीक है ना। तो वो अब आपको पता है कि क्लोज पाथ कैसे बनेगा, इसका भी क्लोज पाथ बनेगा और इसका भी क्लोज पाथ। मैंने यहाँ इंडिकेट किया, ये मैंने पाथ इंडिकेट किया, और फिर उसी तरह से प्लस माइनस साइन रखना है। मोस्ट नेगेटिव इसी रूट, ये इंप्रूवमेंट दे रहा है ई एंड सी रूट, विच वन इज इसी रूट, दिस वन, ये आपको इंप्रूवमेंट दे रहा है। प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस वाली साइड से मिनिमम पिक करना है 100, प्लस वाली साइड पर रख देना और एलोकेशन चेंज कर देना। माइनस वाली, यहाँ 0 खत्म हो गया ये रूट, और यहाँ 100 रह गया, तो देखिए यहाँ 100, वहां पर कुछ नहीं था 100 आ गया, यहाँ 100 आ गया, यहाँ पहले 100 था, अब वहां 200 आ गया, वहां 200 आ गया, नई एलोकेशन आ, न्यू इंप्रूवमेंट। फिर दोबारा अनडू, क्योंकि सारी एलोकेशन चेंज हो गई, दोबारा से आप चार ही, फिर चार ही बनते हैं, लेकिन इस दफा और चार बने। क्लोज पाथ तो सारे बने हैं, चेक किया विच वन इज मोस्ट नेगेटिव, नो वन ऑप्टिमल की बात, बस खत्म। यही मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी ही इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, और अब आप इसकी कॉस्ट फाइनली डिक्लेयर करेंगे जो कि हमारी ऑप्टिमल कॉस्ट है। 100 200 100 5 कैलकुलेशन परफॉर्म की, लें कितनी एक्सरसाइज की, गूगल वाली है दोबारा, लाजमी नहीं हर दफा आएगी, लाजमी नहीं हर दफा गूगल वाली आएगी, लेकिन इस टेबल में बहरहाल गूगल भी एक्चुअली था, और इसीलिए कहा जाता है कि जो गूगल अप्रोक्सीमेशन का सोल्यूशन है, इट प्रोवाइड द सोल्यूशन विच इज क्लोजेस्ट टू द ऑप्टिमल, और इट मे बी ऑप्टिमल इटसेल्फ, और इट मे बी ऑप्टिमल इटसेल्फ। स्टेप देखें, कंडीशन फॉर फॉर्मिंग अ लूप, द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट ऑफ अ लूप मस्ट बी द सेम, जहां से स्टार्ट करना वहां वापस। The line connecting the cells must be horizontal and vertical, diagonal movement नहीं करनी। The turn must be taken at occupied cell only, कदम आपने occupied cell पर रखना है, वहीं स्टोन। Take a shortest path possible for easy calculation, हो सकता है 2 क्लोज पाथ बनते हैं, वो कहता है कैलकुलेशन वाइज इजी है, और कोई ऐसी बात नहीं है। अगर 2 तरीकों से क्लोज पाथ बनता है तो जो छोटा क्लोज पाथ है जिसमें कम स्क्वायर यूज होते हैं, कहता है वो यूज करने कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। लेकिन अगर वो 8 स्क्वायर वाला भी एक पाथ बनता है वही, वहीं पर स्टार्ट किया वहीं पर पहुंचे, तो 8 कैलकुलेशन की बजाय 4 के साथ चलने देता है। एवरी लूप हैज एन इवन नंबर ऑफ सेल्स एंड द एटलीस्ट 4 सेल्स, इवन नंबर की सेल का लूप बनेगा, बाकी बन ही नहीं सकता, और कम से कम 4 सेल की बनाए। Each row or column should have only plus and minus sign. Closed loop may or may not be square in shape. स्क्वायर लाजमी नहीं है, जो क्लोज लूप बनेगा वो हमेशा स्क्वायर शेप में बनेगा। लाइक अगर यहाँ पर हमने कहाँ क्लोज लूप, ये तो चले ट्राइंगल है ना, 4 की वजह से स्क्वायर है, तो ये तो उससे भी अजीब तरह से ही है, ये स्क्वायर है, 4 कॉर्नर थे इक्वल थे, तो कहता है वो किसी भी फॉर्मुलेशन में बन सकता है। वो जिगजैग भी तो बना था ना, ऐसे करके हमने बनाया था, ऐसे 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 और ऐसे, तो ये स्क्वायर तो नहीं है ना। तो कहता है कि वो ये भी जो लूप स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगल फॉर्म में बना तो कुछ भी बन सकता है। इट डजंट मैटर वेदर द लूप इज ट्रैक्ड इन अ क्लॉकवाइज और अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये मैटर नहीं करता कि लूप जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है जी। तो एक मेथड ऑप्टिमल का रह गया है, वो नेक्स्ट आपसे डिस्कस होगा, और अब आप अपनी एक प्रैक्टिस के लिए एक आप साइन रखें। मुझे आपने सबमिट नहीं करनी, लेकिन आप उससे डिस्कस जरूर कर सकते हो, सबमिट करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लिखेंगे कंसिडर कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन टेबल, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन टेबल। मेरे पास 3
सोर्स हैं जहां से मैं प्रोडक्शन फैक्ट्रियां कह लें। जो सोर्स 1 है उसकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो 800 यूनिट्स की है। सोर्स 2 की प्रोडक्शन जो है वो 500 यूनिट्स की है, और जो सोर्स 3 है उसकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी 500 यूनिट। तो 1800 यूनिट एक्चुअली बेसिकली जो है वो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन जो भी यूनिट है, 3 सोर्सेज हैं, 3 है। हमारे पास 4 कस्टमर हैं जो हमें, हमारे क्लाइंट हैं, हमें ऑर्डर करते हैं। डेस्टिनेशन मैं लिख देता हूँ। डेस्टिनेशन 1 पर हमने कितने आइटम पहुंचाने हैं, 2 पर कितने पहुंचाने हैं, 3 पर कितने हैं, और 4 की क्या डिमांड है। जो हमारे पास फर्स्ट डेस्टिनेशन है उसके ऊपर रिक्वायरमेंट 500 यूनिट, दूसरा हमसे 100 यूनिट डिमांड करता है, तीसरा जो है वो 800 यूनिट डिमांड करता है, और जो फोर्थ कस्टमर है वो 400 यूनिट डिमांड करता है। 8 और 4 12 हो जाएंगे, 12 और 13 और 5 18 पूरे हो गए। बैलेंस है, नहीं होगा तो हमें करना पड़ना था, वो अभी आपसे किसी डिस्कस नहीं हुआ तो इसलिए बैलेंस। और अब आपके पास आएगी यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। 4 5 और 2, 3 4 और 6, 2 $1 and $2, 8 8 एंड 5। ये आपके पास है इसकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो आपके पास है। ठीक है जी, आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और इनिशियल सोल्यूशन आपने लेना है तीनों मेथड, नॉर्थ वेस्ट से भी लेना है, लीस्ट कॉस्ट से भी लेना है, और गूगल अप्रोक्सीमेशन से भी आपने करना है। एक तो आपको इस चीज का आइडिया होगा कि एग्जाम में जब आपने कोई आइटरेटिवली टेबल बनाने हैं तो क्या आपको हर दफा नया टेबल बनाना है, या आप उधर ही लेड पेंसिल के साथ रब करके और अपनी नई नई आइट्रेशन बनाते जाएंगे। ये बात पर डिपेंड करता है, ये आपने सोचना है कि कैसे हम इसको मैनेज करें। मुझे कोई इतराज नहीं है, एक ही टेबल बना दें, उसी पर ही रब करके या कटिंग करके ही नया आइट्रेशन करते जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैनेज करना है, तो ये रिसोर्सेज मैनेज करना आपका काम है। तीनों मेथड से आपने इनिशियल सोल्यूशन आपने फाइंड करना है, एक एक पेज पे करना है, आपने स्कैन करना है ना, एक पेज पर एक इनिशियल मेथड, दूसरे पेज पर दूसरा इनिशियल मेथड। बल्कि आप ऐसा करेंगे, आप वर्ड ट्रैक टेबल बना सकते, ये कटिंग में नहीं आपसे लूंगा, आप अपने पेजेस पे कर लें, फाइनली एक वर्ड का टेबल बनाएं, फाइनल एलोकेशन जैसे होगी। तो आप मुझे बताएंगे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से जो हमने किया टेबल ऐसे ही बना लें, जिस जिस सेल में एलोकेशन हो उस सेल में आप एलोकेट कर, लाइक इसी तरह का एक टेबल बनाएं, जैसे ये ना एलोकेट हुए हुए हैं। तो एक दफा आप टेबल बना लेंगे ना तो आपको बार बार स्केचिंग नहीं करनी पड़ेगी, जिस जितने यूनिट बनते हैं वो यूनिट आप प्लेस करते हैं, ऊपर लिख देंगे कि ये किसका सोल्यूशन है, ये नॉर्थ वेस्ट है। इसी तरह से 3 टेबल तो ये बनेंगे नॉर्थ वेस्ट से और बाकी से। अच्छा, जो ऑप्टिमल सोल्यूशन आपने लेना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन आपने लेना है, उसके लिए आपको बाहर इनिशियल सोल्यूशन तो यूज करना है। वो मैं आपको शॉर्ट कर देता हूँ कि जो ऑप्टिमल सोल्यूशन लेना है उसने, उसके लिए जो आपने इनिशियल सोल्यूशन लेना है वो लीस्ट कॉस्ट वाला लेना, गूगल वाला नहीं लेना, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है गूगल वाला ही ऑप्टिमल हो और आपने दोबारा वही आ गया है। आपने इस दफा लीस्ट कॉस्ट से इनिशियल सोल्यूशन वाला ले लेना है, और उसको स्टेपिंग स्टोन से आपने उसको जो है वो फाइनल कर लेना। ये आपके बन जाएंगे 4 टेबल, 3 इनिशियल सोल्यूशन के अलग-अलग और एक आप अपने पेजेस पे कैसे मेंशन करते हो वो डिपेंड करता है कि आप अपने पेजेस पे कैसे करते हो। लेकिन मुझे आपने वर्ड की फाइल है, मैं एलएमएस पे लिख के दूंगा असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और वो आपने सेंड आउट करनी है। कल कल तक का आपके पास टाइम होगा, या